हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना नया एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल एक्ट। टेक्निकल कहूंगा मैं इसको कि बच्चों को बहुत शिकायत रहती है इस एक्ट से कि सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत टफ है, समझ नहीं आया। ऑल्दो हमारे बच्चों को भी शिकायत नहीं रही, जितने हमारे बच्चे पढ़ते, लेकिन मैं बच्चों के ना जो ओवरऑल में मेरे यूट्यूब पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो इधर उधर क्लासेस ले रहे हैं, उनके फीडबैक आते रहते हैं कि सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वीडियो अपलोड कर दो, बहुत टफ एक्ट है, समझ नहीं आता ये वो। और मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ जिनको मैंने कराया होता है कि भाई नेगोशिएबल टफ है, तो बच्चे कहते नहीं। तो तुम्हें भी टफ नहीं लगेगा आज ये। तो अब हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये मेरा प्रॉमिस है, यू विल लव इट, यू विल लव इट। बहुत अच्छा चैप्टर है और समझने के लिए बहुत कुछ है। थोड़ा बहुत टेक्निकल है, चीजें कुछ ऐसे लगेंगी हाँ नई नई पहली पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पल्ले नहीं पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि पल्ले नहीं पड़ेंगी, पल्ले जरूर पड़ेंगी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। अच्छा देखो, हमें ना मेनली एक्ट का मतलब होता है लॉ, ठीक है। 1881 का मतलब है कि एक्ट 1881 में इंडिया में आया। हमें मेनली ये दो शब्द समझने हैं यहाँ पे, नेगोशिएबल का मतलब क्या है और इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है, ताकि इस चैप्टर का बेस क्लियर हो जाए, ताकि इस चैप्टर का पहले क्या हो जाए, बेस क्लियर हो जाए। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं, इन दो शब्दों का मतलब समझते हैं पहले, फिर इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे। पहला वर्ड है नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफरेबल। एंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, सुनना बड़े ध्यान से, फिर दोनों को एग्जांपल देके समझाऊंगा। एंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है इट इज अ डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है? थ्रू विच एनी राइट और लाइबिलिटी is created in favor of another person। इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू किसी के फेवर में कोई राइट क्रिएट हो रहा है या लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो नेगोशिएबल का मतलब है फ्रीली ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट क्या मतलब क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू किसी के फेवर में कोई राइट क्रिएट हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, सुनना। ए ने बी को एक चेक काट कर दिया। अच्छा, हम किसी को चेक क्यों देते हैं? पेमेंट क्लियर करने के लिए। मान लो ए ने बी को 1,00,000 रुपए का चेक काट के दिया। जब ए ने बी को 1,00,000 का चेक काट के दिया, इसका मतलब ये कि बी के पास अब एक राइट है, बी के पास एक राइट है कि वो इस चेक को बैंक में जाके प्रेजेंट करके बैंक से 1,00,000 रुपए निकाल सकता है। बैंक को जाके प्रेजेंट करके उस बैंक से 1,00,000 रुपए निकाल सकता है। इसका मतलब ये चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये चेक क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बी के फेवर में पैसा मतलब निकालने के लिए राइट क्रिएट कर रहा है, पैसा बैंक से कलेक्ट करने के लिए राइट क्रिएट कर रहा है। तो ये जो चेक है ये इंस्ट्रूमेंट है। ये चेक क्या है? इंस्ट्रूमेंट। अभी मैंने बोला ना, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू किसी के फेवर में कोई राइट क्रिएट होता है या लायबिलिटी क्रिएट होती है। अब जैसे हमने किसी को चेक काट के दिया, चेक क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू किसी की फेवर में क्या कर क्रिएट हो रहा है, एक राइट क्रिएट हो रहा है कि ये बंदा इस चेक को बैंक में प्रेजेंट करके बैंक से पैसे क्लियर करवा सकता है, बैंक से पैसे निकलवा सकता है। और एग्जांपल लेके बात करता हूं इंस्ट्रूमेंट की, और कई सारे एग्जांपल लेके बात करता हूं। एग्जांपल, ए ने बी को अपना मकान सेल करा। अच्छा, जब ए ने बी को अपना मकान सेल करा तो एक सेल डीड बनी होगी, और उस सेल डीड के थ्रू बी के फेवर में एक राइट क्रिएट किया गया कि आज से इस मकान का मालिक बी है। राइट क्रिएट किया गया कि आज से इस मकान का मालिक, इस मकान का ऑनर कौन है? मिस्टर बी है।
अब मिस्टर बी के पास इस प्रॉपर्टी को लेके सारे राइट है। मान लो ए ने बी को एक प्रॉपर्टी सेल करी थी, तो अब बी के पास उस प्रॉपर्टी को लेके सारे राइट हैं। चाहे तो वो इस प्रॉपर्टी को राइट टू गिव प्रॉपर्टी ऑन रेंट, वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दे, प्रॉपर्टी ऑन रेंट, राइट टू गिफ्ट, वो उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट दे दे किसी को, है ना, राइट टू मॉर्गेज, वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को किसी के पास गिरवी रख दे, राइट टू मॉर्गेज, चाहे तो उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख दे, चाहे तो इस प्रॉपर्टी को राइट टू सेल आगे फर्दर सेल कर दे, है ना, राइट टू रीसेल, चाहे तो इसे आगे बेच दे, उसने पहले खरीदी अब उसको आगे बेचना चाहे आगे बेच दे। इसका मतलब हमने एक सेल डीड दी, उस सेल डीड के थ्रू इस बी ऑनर बन गया और उस ऑनर की वजह से उसके फेवर में बहुत सारे राइट्स क्रिएट हो गए। तो ये सेल डीड भी क्या है, अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है, अपने आप में क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू किसी के फेवर में कोई राइट क्रिएट होता है या लायबिलिटी क्रिएट होती है। अच्छा, इसका राइट क्या है कि आज से इस प्रॉपर्टी का मालिक है, ये इसको एंजॉय करे, इसको बेच दे, तोड़ दे, फोड़ दे, मॉर्गेज कर दे, जो मर्जी कर दे, किसी को गिफ्ट दे दे। इसकी लायबिलिटी क्या है कि भाई प्रॉपर्टी खरीदे तो पैसे देने पड़ेंगे, वो इसकी लायबिलिटी है। और राइट क्या है कि इस प्रॉपर्टी के थ्रू अभी इस प्रॉपर्टी के अंदर जो मर्जी कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को आगे इस सेल डीड के थ्रू उसको फायदा हो गया, ऑनर ट्रीट किया जा रहा है और इसके थ्रू भी जो मर्जी करे उस प्रॉपर्टी के अंदर, उसे लीज पे दे दे, गिफ्ट कर दे, मॉर्गेज कर दे, सब मर्जी। इसका सेल डीड भी क्या है, एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, किसी को मकान किराए पे देते हो, आप किराए पे देते हो तो रेंट एग्रीमेंट साइन होता है, तो वो रेंट एग्रीमेंट भी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू उसके फेवर में, आपके फेवर में, उसके फेवर में एक राइट क्रिएट हो रहा है क्या, कि वो आज तो उस मकान में रहेगा, आपके फेवर में एक राइट क्रिएट हो रहा है कि आपको हर महीने वो रेंट पे करेगा, वो उसकी लायबिलिटी और आपका राइट है ना, वो भी इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे से बात करूं एक बुक, न्यूज़पेपर, ये खाली, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम बुक पढ़ते हैं, ये खाली डॉक्यूमेंट है लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसके न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके फेवर में कोई राइट क्रिएट हो रहा है कि आज से आपकी कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो रही है या कोई पैसा आपके नाम पे हो रहा है, आपके कोई राइट ट्रांसफर हो, नहीं, सिर्फ आप उसको रीड कर रहे हो, बात खत्म हो गई। तो बुक है, न्यूज़पेपर है, या गली मोहल्ले में जो पैम्पलेट लगे होते हैं वगैरह वगैरह, फ्लायर लगे होते हैं, किसी का बोर्ड लगा हुआ है, आप रोड से जा रहे थे, आपने वो पोस्टर लगे हुए देखे, वो पोस्टर भी क्या है, अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट जो है ना एक वाइडर टर्म है, सारे डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, खाली वही डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट माने जाएंगे जिसके थ्रू किसी के फेवर में या तो कोई राइट क्रिएट हो रहा है या कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू किसी के फेवर में या तो कोई राइट क्रिएट हो रहा है या कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, सिर्फ वही वाले डॉक्यूमेंट क्या माने जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट माने जाएंगे। तो आपको समझ आ गया, इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कोई किसी के फेवर में कोई राइट क्रिएट होता है, लायबिलिटी क्रिएट होती है। और अगर तुमसे पूछोगे व्हाट इज डॉक्यूमेंट, व्हाट इज डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट क्या है, एनीथिंग ऑन विच समथिंग इज रिटन इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। जिसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है, बात खत्म हो गई। एक बुक है, बुक अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। न्यूज़पेपर अपने आप में डॉक्यूमेंट है। रेंट एग्रीमेंट अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट भी है और इंस्ट्रूमेंट भी है, क्योंकि उसके थ्रू किसी के फेवर में कोई राइट और लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। चेक है, वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट भी है क्योंकि उसके थ्रू किसी के फेवर में कोई राइट और लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना। इसका मतलब तुम्हें एक बात समझ आ गई कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इट मींस ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर डॉक्यूमेंट्स। जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो डॉक्यूमेंट तो है ही, all instruments are documents, but all documents are not instruments. Are not instruments. हर एक इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन हर एक डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। एग्जांपल लेके बात करें, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेंट एग्रीमेंट, डीड, पार्टनरशिप डीड, है ना, इसके अलावा और सेल डीड, मॉर्गेज डीड, ये सब क्या है, ये सब इंस्ट्रूमेंट भी हैं और अल्टीमेटली इनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो डॉक्यूमेंट भी है। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूं, बुक, न्यूज़पेपर, लव लेटर, ये सब क्या है, आर ऑल, ये सब बट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इंस्ट्रूमेंट, मीन दीज आर ओनली डॉक्यूमेंट बट नॉट इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब क्या है, मगर ये जो बुक है, लव लेटर है, दीज आर ओनली डॉक्यूमेंट्स बट नॉट इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब रेंट एग्रीमेंट, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना, मॉर्गेज डीड, सेल डीड, ये सब डॉक्यूमेंट भी है और इंस्ट्रूमेंट भी है।
लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जिसके थ्रू किसी के फेवर में कोई राइटर लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा, खाली वो चीज रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो दैट इज ओनली डॉक्यूमेंट बट नॉट इंस्ट्रूमेंट। एग्जांपल बुक है ना, न्यूज़पेपर, लव लेटर, ये सब क्या है, ओनली डॉक्यूमेंट बट नॉट इंस्ट्रूमेंट। मैगजीन्स, ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अच्छा, इसमें भी एक चीज और बताऊं, इंस्ट्रूमेंट एक बहुत वाइडर टर्म है। हम इस एक्ट में ना हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करेंगे। जैसे भी मैंने तुम्हारे को बताया कि रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड, मॉर्गेज डीड, ये सब भी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हम इस एक्ट में सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। इस एक्ट के अंदर हम मेनली 4 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इस एक्ट के अंदर हम मेनली 4 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। वो 4 इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला चेक, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, तीसरा हो गया आपका प्रोमिसरी नोट, एंड चौथा हो गया आपका हुंडीज। ऑल्दो हुंडीज के लिए ना ये स्पेसिफिक लॉ नहीं है। हुंडीज के लिए इंडिया में कोई भी स्पेसिफिक लॉ है ही नहीं। अभी हुंडीज क्या होता है मैं बताऊंगा तुम्हारे को आगे जाके। मेनली जो ये एक्ट डील करता है ना, वो इन 3 में डील करता है, चेक में, बिल ऑफ एक्सचेंज में, प्रोमिसरी नोट में। ये भी क्या होते हैं, सबके बारे में बात करूंगा। जो हुंडीज जो शब्द है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कच्चा बिल, कच्चा बिल। और हुंडीज के लिए ना इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन इसी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर देखो हुंडीज कैसे चलती है, मार्केट एसोसिएशन के बेस पे। आपको पता है हर एक मार्केट की ना एक एसोसिएशन होती है। जैसे दिल्ली के अंदर चांदनी चौक एरिया है, करोल बाग एरिया है, या किनॉट प्लेस एरिया है, तो उस चांदनी चौक एरिया की एक अपनी मार्केट एसोसिएशन है जो उस मार्केट को चलाती है। उस मार्केट के कायदे कानून क्या होंगे, किस तरीके से मार्केट चलेगी, उनकी मार्केट एसोसिएशन डिसाइड करती है। सेम ऐसे चांदनी चौक वालों की अलग मार्केट एसोसिएशन है, करोल बाग वालों की अलग है, किनॉट प्लेस वालों की अलग है। तो जो मार्केट एसोसिएशन है वो बताती है कि हुंडीज के प्रोविजन क्या होंगे। लेकिन लॉ कहता है कि हुंडीज को लेके, क्योंकि इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, तो अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है और हुंडीज को लेके उस मार्केट में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, तो आपको इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगी। आपको इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगी हुंडीज के लिए भी। इसीलिए ये हुंडीज के ऊपर भी ये लॉ लग जाता है। अदरवाइज हुंडीज के ऊपर स्पेसिफिक इस एक्ट के प्रोविजन नहीं है। इस एक्ट में चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बारे में मेन बातें हो रही हैं। हुंडीज के लिए सिर्फ उन्होंने इतना लिख दिया है कि अगर हुंडीज के स्पेसिफिक मार्केट एसोसिएशन वालों ने कोई प्रोविजन नहीं बनाए हैं, तो फिर आप हुंडीज के ऊपर भी ये वाले एक्ट के प्रोविजन लगा सकते हो। हुंडीज क्या होता है भी आगे जाके बात करेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट के बारे में। लेकिन पहले मैं ऊपर चलूं तो तुम्हारे को समझ आ गया कि इस चैप्टर का नाम क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो पहले तो हमने इंस्ट्रूमेंट समझ लिया क्या होता है, कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू किसी के फेवर में कोई राइट क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं, रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड, मॉर्गेज डीड, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट। तो हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे इस एक्ट के अंदर। हम इस एक्ट में खाली इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मेनली पढ़ेंगे, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, और चौथा इंस्ट्रूमेंट हुंडी भी है, लेकिन उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मेनली इस एक्ट के प्रोविजन उस पे लगते नहीं है, वो एक्सेप्शनल केसेस में लगते हैं। मेनली इन 3 जगहों पे लगते हैं। तो हम खाली मेनली इन 4 चीजों के बारे में ही इस चैप्टर के अंदर, इसके हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इन 4 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, पहली बात। और जो दूसरा वर्ड था वो क्या था, नेगोशिएबल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो नेगोशिएबल मींस फ्रीली ट्रांसफरेबल। मींस अगर मैं आपको चेक काट कर दे रहा हूं तो वो मैं अपनी कंसेंट से दे रहा हूं, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मेरे ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। एक होता है कि मैं आपको चीज दे रहा हूं, मेरे ऊपर किसी ने गन पॉइंट रखे, चल भी चेक काट के दे, इसका मतलब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आएगा, वो एक फ्रॉड वाला केस हो गया, वो डिफेक्टिव हो गया, वो चेक डिफेक्टिव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसके अंदर सामने वाले ने मेरे से, मतलब उस सामने वाले ने मेरे को फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं करा, उसके ऊपर एक प्रेशर था, उस बेचारे ने गन पॉइंट पे चेक ट्रांसफर करा मेरे को। लेकिन अगर वही मैंने उसको गुड सप्लाई करे थे, उसके बदले उसने मेरे को पेमेंट दिया है, चेक दिया है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उसने फ्रीली ट्रांसफरेबल करा है। तो नेगोशिएबल का मतलब होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल, विदाउट एनी प्रेशर। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू किसी के कोई राइटर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। और हम इंस्ट्रूमेंट में कितने का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, 4 डॉक्यूमेंट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड क्या आपका हुंडीज। अब मैं स्टार्ट करता हूं वन बाय वन। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो अकाउंट्स के अंदर, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। तुमसे अगर मैं पूछूं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, तुमसे अगर कोई पूछे व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? पहली बात तो सर इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का तो पार्ट है। मैंने तो बताया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 4 तरीके के इस एक्ट में, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हुंडीज। तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इन विच
देयर आर 3 पार्टीज। कितनी पार्टी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में? 3 पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी, कोई मेरे को बताएगा? एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई, एंड एक होता है पेई। और एक होता है पेई। ड्रॉ, ड्रॉई, पेई। ड्रॉ, ड्रॉई और पेई, 3 पार्टी होती हैं। अब एक कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज फंक्शन करता है, वैसे तो मेरे को प्रिजम्पशन ले लेनी चाहिए थी कि आपको आता है, लेकिन मैं कुछ भी, अकाउंट्स में आप लोगों को पढ़ाया जाता है सब, लेकिन मैं फिर भी कुछ भी प्रिजम्पशन नहीं ले रहा। मैं जीरो लेवल से समझा रहा हूं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि इतना टाइम हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, मेरे को बच्चों के हालात पता है। बहुत सारे बच्चों को कुछ नहीं आता होता, सच्चाई ये है। बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन सच्चाई है उनको कुछ भी नहीं आता होता। तो मैं इसीलिए ना कुछ प्रिजम्पशन लेता ही नहीं हूं कभी भी। मैं हमेशा जीरो लेवल से समझाता हूं कि चल बच्चे को नहीं भी आता अब समझ आ जाएगा, अगर पहले नहीं आया समझ आता है अकाउंट्स में तो अब समझ आ जाएगा। तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है? ड्रॉ, ड्रॉई, पेई। बहुत सारे बच्चों से जब मैं पूछता हूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है, पहले तो मेरे को पार्टी 2 बोलते हैं, ड्रॉर, सोच सोच के बोलते हैं सर, ड्रॉर, मेकर, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो उनको खुद नहीं पता होता कितनी पार्टी है, पहले तो उनको ये नहीं पता होता पार्टी कितनी होंगी, 3। अब ये कैसे फंक्शन करता है, बड़े ध्यान से सुनना सुनना, ये कैसे फंक्शन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज। मान लो, मान लो ए ने बी को गुड सप्लाई करे हैं क्रेडिट पे, उधार दिए 10 लाख रुपए के, मान लेते हैं कितने के हैं वो गुड्स, 10 लाख के। ए ने बी को गुड सप्लाई करे क्रेडिट पे कितने के, 10 लाख रुपए के। तो ए कौन हो गया? ए कौन हो गया? क्रेडिटर। बी कौन हो गया? डेटर। डेटर, ठीक है जी। ए हो गया क्रेडिटर, बी हो गया डेटर। अब क्या होता है देखो, अगर ये गुड्स कैश में दिए होते तो इसका मतलब ए सेलर है, बी बायर है, तो ए ने गुड्स बेचे, बी पेमेंट दे देता हाथों हाथ। लेकिन क्योंकि ये गुड्स क्रेडिट पे बिके हैं तो अभी पेमेंट हाथों हाथ तो मिलेगी नहीं, वो फ्यूचर में मिलेगी, क्योंकि क्रेडिट पे उसने टाइम दिया होगा ना, क्रेडिट पीरियड दिया होगा 1 महीने का, 2 महीने का, जितने टाइम के लिए भी दिया हो कि 1 महीने बाद पेमेंट देनी है, 2 महीने बाद पेमेंट देनी है। तो मान लो ए ने बी को क्रेडिट पे गुड सप्लाई करे 10 लाख रुपए के। अब ए के पास प्रूफ तो होना चाहिए ना कि उसने गुड सप्लाई करे हैं, तो ए जो है ना वो एक बिल ड्रॉ करेगा, बिल ड्रॉ करेगा जिसके अंदर ये लिखा होगा कि ए ने बी को गुड सप्लाई करे हैं, इतने अमाउंट के हैं, ये गुड सप्लाई करे हैं, इस डेट को करें, डेट लिखी होगी, और किस जगह पे करें वो सब लिखा होगा उसके अंदर। तो इसका मतलब ए बिल को ड्रॉ करेगा और बी जो है उस बिल को ऊपर अपने साइन करेगा, कि हाँ, साइन करने का मतलब ये है कि बी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ उसने गुड्स लिए हैं, उसने गुड्स, बी एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने गुड्स क्रेडिट पे लिए हैं, उसने गुड्स क्रेडिट पे लिए हैं। तो इसका मतलब ए बिल ड्रॉ कर रहा है, तो ए कौन हो गया? ड्रॉर। ए कौन हो गया? ड्रॉर। एंड जिसके ऊपर ड्रॉ किया जा रहा है, बी कौन हो गया? ड्रॉई। बी कौन हो गया? ड्रॉई, जो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के केस के अंदर जिस पार्टी ने पैसा लेना है, जिसने गुड सप्लाई करे हैं, उसे हम वो वही बिल ड्रॉ करेगा, तो उसे हम ड्रॉर बोलते हैं। और जिस पार्टी ने पैसा देना है वो उस बिल के ऊपर अपने साइन मारेगा, और उसने बिल को एक्सेप्ट करा तो उसे हम ड्रॉई बोलते हैं, और इसे हम एक्सेप्टर भी बोलते हैं। एक्सेप्टर का मतलब क्या है? क्योंकि इसने बिल को एक्सेप्ट करा है तो इसे हम एक्सेप्टर भी बोलते हैं, एक्सेप्टर भी बोलते हैं। एक ये बात हो गई। अब आती है बात पेई। पेई कौन है? पेई एक ऐसा प्रोसेस, कलर यहां पे हम लिख देते हैं। तो ड्रॉर कौन होता है? क्रेडिटर। ड्रॉर कौन होता है? क्रेडिटर। ड्रॉई कौन होता है? डेटर। और पेई कौन होता है? एक ऐसा पर्सन टू whom पेमेंट इज मेड, टू whom पेमेंट इज मेड। तो पेई एक ऐसा बंदा है जिसको पेमेंट होगी, जिसको अल्टीमेटली पेमेंट होगी। अब सुनना पड़े ध्यान से, अगर मान लो कल को ए कहता है कि मैंने तेरे को गुड सप्लाई करे हैं लेकिन पैसे मेरे को मत दे, पैसे मिस्टर सी को दे दे, पेमेंट मिस्टर सी को दे दे। ए बी को कहता है कि पैसे मेरे को मत दे, पेमेंट मिस्टर सी को दे दे। तो इसका मतलब पेई कौन हो गया? मिस्टर सी।
अगर ए कहता है कि नहीं पैसे मेरे को ही दे, किसी और को मत दे, अगर ए कहता है कि पैसे मेरे को ही दे, तो और वो कहता है कि नहीं सी को मत दे, तो इसका मतलब पेई कौन हो जाएगा? फिर मिस्टर ए ही पेई माना जाएगा, मिस्टर ए ही पेई माना जाएगा, तो ए ही पेई भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ड्रॉर एंड पेई कैन बी सेम पर्सन ऑल्सो। इसका मतलब क्या हो गया? ड्रॉर एंड पेई कैन बी सेम पर्सन ऑल्सो, कैन बी सेम पर्सन ऑल्सो। तो जो ड्रॉर है वही पेई भी हो सकता है। देखो मैंने बिल ड्रॉ करा, मैं क्रेडिटर हूं, तो लॉजिकली पेमेंट लेने का अधिकार तो मेरा है। अगर मैं डेटर को बोलता हूं कि पेमेंट मेरे को ही दे, तो मैं ही ड्रॉर भी हूं और मैं ही पेई भी हूं, अल्टीमेटली मेरे को ही पेमेंट मिल रही है। अगर मैं कहता हूं नहीं बिल तो मैंने ड्रॉ करा है, क्रेडिटर तो मैं हूं, लेकिन पेमेंट मेरे को मत दे, पेमेंट मैंने किसी और को देनी है, तो एक काम कर सीधा उसी को पेमेंट दे दे, तो ए बी को बोलता है पेमेंट मेरे को मत दे, मिस्टर सी को दे। इसका मतलब ड्रॉर तो ए हो गया, लेकिन पेई कौन हो गया? मिस्टर सी। पेई कौन हो गया? मिस्टर सी। तो इसका ड्रॉर और पेई एक बंदा भी हो सकता है, ड्रॉर और पेई कोई थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हमारे एग्जांपल में ड्रॉर तो ए था, लेकिन पेई कौन था? कोई थर्ड पर्सन, मिस्टर सी। और अगर वो कहता नहीं मेरे को ही चाहिए पैसे, मैंने तेरे को गुड सप्लाई करे, मेरे को ही पैसे चाहिए, तो इसका मतलब ए ड्रॉर भी है और पेई भी है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमको सबसे पहले तो ये समझना था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें तीन पार्टी होती है, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। तो इसमें जो ड्रॉर है वो कौन है? क्रेडिटर, जिसने गुड बिल को ड्रॉ करा है। ये बिल को ड्रॉ कर रहा है इसलिए ड्रॉर बोला, लेकिन अल्टीमेटली बिल ड्रॉ कौन करता है? क्रेडिटर ड्रॉ करता है। ड्रॉई कौन होता है? डेटर, जिसने अल्टीमेटली बिल एक्सेप्ट करा और साइन करे। और पेई कौन है? टू हुम पेमेंट इज मेड, अल्टीमेटली जिसको पेमेंट होगी, अल्टीमेटली जिसको पेमेंट होगी। ये एक बात हो गई। अब हमने, और ड्रॉर और पेई कैन बी सेम पर्सन ऑल्सो। अब हम इधर आते हैं, अब हम आते हैं प्रोमिसरी नोट के केस में। भी हमने कौन सा केस समझा? अभी हमने बिल ऑफ एक्सचेंज समझा है, ये भी हमने कौन सा समझा है? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझा। अब हम आते हैं किसके ऊपर? अब हम आते हैं प्रोमिसरी नोट्स पे। व्हाट इज प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट्स, प्रोमिसरी नोट, तुमसे पूछे व्हाट इज प्रोमिसरी नोट, तो तुम बोलोगे इट इज ऑल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज ऑल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट in which a person promises to pay some money to another person। ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर एक बंदा वादा कर रहा है कि हां मैं तुम्हारे को पैसा चुका दूंगा। इसके अंदर कितनी पार्टीज होती हैं? अगर मैं आपसे प्रोमिसरी नोट की बात करूं तो इसमें कितनी पार्टी होती हैं? प्रोमिसरी नोट के अंदर दो पार्टीज होती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी थी? तीन। यहां कितनी पार्टी है? दो। पहला, एक है मेकर, एक है मेकर, एंड सेकंड है पेई। सेकंड कौन है? पेई। तो मेकर, आपको यहां पे मेकर कौन है, यहां पे पेई कौन है, ये समझना पड़ेगा। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज से कैसे डिफरेंट है ये समझना पड़ेगा। अब जरा देखो, मान लो, सुनना पड़े ध्यान से, मान लो ए ने बी को लोन दिया है 10 लाख रुपए का, तो ए कौन हो गया? क्रेडिटर, बी कौन हो गया? डेटर। अब ए बी को कहता है कि भाई देख मैंने तेरे को पैसा तो दे दिया, चुकाएगा कब? बी ने बोला 3 महीने बाद चुका दूंगा, बी ने बोला 3 महीने बाद चुका दूंगा। तो ए कहता है भाई एक काम कर, एक कागज ले और एक प्रोमिसरी नोट बना कर दे, उस पर लिख के दे कि हां मैंने तेरे से 10 लाख रुपए लिए हैं और मैं ये वादा कर रहा हूं कि मैं आज से 3 महीने बाद ये पैसा चुका दूंगा, आज से 3 महीने बाद ये पैसा चुका दूंगा।
इसका मतलब इसका मतलब प्रोमिसरी नोट के केस में जो डेटर है यही प्रोमिसरी नोट को ड्रॉ करेगा, प्रोमिसरी नोट को बनाएगा भी यही, ड्रॉ भी यही करेगा, एंड इसके ऊपर साइन भी यही करेगा। इसका मतलब यहां पे जो डेटर है वो है मेकर, क्योंकि अल्टीमेटली इसने बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज को, सॉरी प्रोमिसरी नोट को, तो इसने पूरा बनाया है, लिखा है और उसके ऊपर साइन भी मारा, तो मेकर। और अल्टीमेटली पेमेंट किसको मिलेगी? क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर कौन हो गया? पेई। क्रेडिटर कौन हो गया? पेई। तो अगर तुम्हारे को अगर फर्क समझ आया हो तो फर्क कहां पे है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस के अंदर जिस बंदे ने पैसे लेने होते हैं क्रेडिटर, बिल वो ड्रॉ करता है, और जिस बंदे ने पैसे देने होते हैं साइन वो करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में डेटर साइन करता है। लेकिन प्रोमिसरी नोट के केस के अंदर जिस बंदे ने पैसे देने हैं डेटर, वही बिल ड्रॉ करेगा और साइन भी वही करेगा, और क्रेडिटर कौन होगा यहां पे? पेई। तो फर्क क्या है? वहां पे बिल ड्रॉ तो वो करता था जिसने पैसे लेने हैं, साइन कौन करता था? जिसने पैसे देने हैं। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे प्रोमिसरी नोट को ड्रॉ भी वही कर रहा है जिसने देने हैं, और साइन भी वही कर रहा है जिसने पैसे देने हैं। तो इसको डेटर ही साइन करेगा, डेटर ही उसको ड्रॉ करेगा, और अल्टीमेटली पेमेंट किसको मिलेगी? ए को। तो ए कौन हो गया? पे, टू हुम पेमेंट इज मेड। तो यहां पे मेकर कौन है इस वाले एग्जांपल के अंदर? डेटर। और पेई कौन है यहां पे? क्रेडिटर। ये बात समझ आती है? ठीक है जी। तो ये एक चीज समझने वाली थी प्रोमिसरी नोट के केस के अंदर, और प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में कहां फर्क आता है अब ये भी समझते हैं। तो ये भी हमने समझ लिया। ठीक है जी। अब आते हैं चेक के ऊपर। अब चेक सुनना बड़े ध्यान से। अब हम चेक के ऊपर आते हैं। चेक, ये तो बहुत कॉमन चीज है, आप लोगों ने डेली बेस पे देखा हुआ है चेक क्या होता है। ठीक है जी। आई होप सबने चेक देख रखा है ना। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं चेक नहीं देखा आज तक, चेक कैसा दिखता है ना? तो नहीं देखा तो मैं दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे को चेक भी दिखाऊंगा कैसा होता है, प्रोमिसरी नोट भी कैसा होता है वो भी दिखाऊंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कैसा होता है वो भी दिखाऊंगा। तो मैं ही दिखा दूंगा तुम्हारे को, अगर तुमने नहीं देखा तो मैं दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। ठीक है। अब हम चेक समझते हैं क्या है। चेक समझते हैं क्या है। देखो, लॉ कहता है चेक इट इज अ काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, तो इसका मतलब इट इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी, इट इज अ काइंड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो है ही, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है, मतलब चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। अच्छा, इसका मतलब चेक बिल ऑफ एक्सचेंज का ही पार्ट है, तो इसका मतलब बिल ऑफ चेक में भी कितनी पार्टी होती होंगी? 3। चेक में भी कितनी पार्टी होती हैं? 3। यहां पे भी 3 पार्टी होती हैं। कौन कौन? एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई। अल्टीमेटली तुम्हें पता ही है बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है। इट इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड इसमें कितनी पार्टी? 3। एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई, एंड एक होता है पे। वही जो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है? 3। तो यहां पे भी 3 है क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का ही पार्ट है चेक। तो चेक में भी कितनी पार्टी होती है? 3। अब सुनते चलना बड़े ध्यान से। चेक में ना लेकिन 3 पार्टीज डिफरेंट होती हैं थोड़ी सी। किस तरीके से होती है? यहां पे हम किसको 3 पार्टी को किस किस को मानते हैं जरा सुनना। देखो, तुमने देखा हो कभी चेक तो ऐसा होता है चेक, है ना? ये देखो, मान लो ये चेक है, यहां पे ऊपर की तरफ डेट लिखी होती है, जो भी डेट है व्हाटसोएवर। अच्छा, इसके अलावा यहां पे लिखा होता है पे वाली जगह। तो पे वाली जगह पे किसको आप पे कर रहे हो उसकी जगह यहां पे लिखा होता है अमाउंट। अल्टीमेटली कितने का चेक है? यहां पे लिखा होता है साइन बाय, सिग्नेचर होते हैं यहां पे, है ना? सिग्नेचर इस जगह पे होते हैं। तो मान लो अगर ए ने बी को 10 लाख रुपए पे करने थे, 10 लाख रुपए पे करने थे, कोई पैसा ले या लेन देन होगा तभी उसने पे करने हैं, मान लो। तो मगर इसमें ना एक चीज होती है, ध्यान से सुनना। चेक में ना हम कभी भी जो ड्रॉर होता है ना,
हम कभी भी उसको ना तो क्रेडिटर बोलते हैं ना डेटर बोलते हैं। जैसे हम ऊपर बोलते हैं ना, जैसे हमने ऊपर वाले केस में तो क्या देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो ड्रॉर होता है वो कौन होता है? क्रेडिटर होता है, नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में। लेकिन यहां पे ना हम बिल ऑफ एक्सचेंज, इस चेक के केस के अंदर हम कभी भी जो ड्रॉर होता है उसको हम कभी भी ना तो क्रेडिटर बोलते हैं ना डेटर बोलते हैं, खाली ड्रॉर ही बोलते हैं। उसका एक लॉजिक है बहुत सिंपल। मान लो ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे से फर्स्ट टाइम पेमेंट लेने आए, तो तुम मेरे से उधार पैसे मांगने आए हो और मैंने तुम्हारे को 10 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया, तो इसका मतलब मैं क्रेडिटर हूं और मैंने तुम्हारे को चेक काट के दिया। और केस 2, अब कल को तुम मेरे को वो पैसा वापस कर रहे हो और तुम भी मेरे को चेक के थ्रू ही पैसे वापस करके दे रहे हो और तुम मेरे को अपना चेक काट के दे रहे हो कि ये लो सर, मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए थे, तब आपने मेरे को चेक के थ्रू पेमेंट दी थी, अब मैं आपको आपके 10 लाख रुपए वापस कर रहा हूं, ये लो चेक। इसका अब जो वहां पे चेक ड्रॉ कर रहा है वो कौन है? डेटर। जब मैंने आपको दिए थे तो मैं चेक जब ड्रॉ कर रहा था मैं क्रेडिटर था, जब आप मेरे को पैसे वापस कर रहे हो चेक ड्रॉ करके, तो आप कौन हो? डेटर हो। तो इसका मतलब चेक कोई भी ड्रॉ कर लेता है, क्रेडिटर भी ड्रॉ कर लेता है, डेटर भी ड्रॉ कर लेता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में, नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में तो क्या होता है, ऊपर जो आपने पढ़ा कि वहां पे जो बिल ड्रॉ करता है वो कौन होता है? डेटर, वो क्रेडिटर होता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? डेटर होता है। लेकिन यहां तो क्या दिक्कत है कि यहां पे तो अगर मैंने पेमेंट करने के लिए चेक ड्रॉ करा है, तो जो मैं अगर फर्स्ट टाइम मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, मान लो मैं उधार में आपको पैसे दे रहा हूं चेक के थ्रू, तो मैंने बिल ड्रॉ करा, मैंने चेक ड्रॉ करा, तो मैं क्रेडिटर हूं और मैंने चेक ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आप कल को मेरे को पैसा रिटर्न कर रहे हो मेरा वापस, तो अब आप चेक ड्रॉ करके दे रहे हो, तो अब आप डेटर हो लेकिन आप मेरे को पैसा वापस कर रहे हो, तो अब आप चेक ड्रॉ कर रहे हो। तो चेक कोई भी ड्रॉ कर रहा है, क्रेडिटर भी डेटर भी। तो यहां पे अल्टीमेटली मान लो अगर ए ने बी को चेक काट के दिया 10 लाख रुपए का, सुनना पड़े ध्यान से, सुनना पड़े ध्यान से, अगर मान लो ए ने बी को चेक काट के दिया 10 लाख रुपए का, तो ए जब ए काट के दे रहा है तो ए हो गया ड्रॉर। ए कौन हो गया? ड्रॉर। और बी अल्टीमेटली किसको काट के दिया? बी को, तो बी कौन हो गया? पेई। जिसको पेमेंट मिलती है, जिसको पेमेंट मिलती है वो कौन होता है? पेई। जो बंदा ड्रॉ करता है वो ड्रॉर हो गया, और जिसको अल्टीमेटली पैसे मिलेंगे वो कौन हो गया? पेई। तो यहां पे पे वाली जगह पे क्या आ जाएगा? आ जाएगा बी, और साइन वाली जगह पे किसके साइन आ जाएंगे? ए के। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए ने बी को चेक काट के दिया कितने का? 10 लाख रुपए का। ये बात समझ आ गई? ये पेई। और तीसरी पार्टी कौन होती है? ड्रॉई। अच्छा, अल्टीमेटली ड्रॉई कौन होता है? वो बैंक। ड्रॉई यहां पे हम बोलते हैं बैंक को, जिधर से पैसे डेबिट होंगे, जिधर से पैसे डेबिट होंगे। अच्छा एक बात बताओ, अल्टीमेटली पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक। अच्छा, तुमने अगर वहां पे भी देखा हो तो यहां पे ड्रॉई है, वहां पे भी अगर तुम नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में भी देखो तो नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में पैसे कौन देता है? ड्रॉई देता है, डेटर वो होता है वहां पे। यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे बैंक डेटर नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली पैसे दे कौन रहा है? यहां पे भी बैंक ही दे रहा है। तो यहां पे हमने बैंक को ड्रॉई मान लिया, यहां पे हमने क्या मान लिया? बैंक को ड्रॉई, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे बैंक से डेबिट होंगे। तो ड्रॉई कौन है यहां पे? बैंक। ड्रॉई कौन है यहां पे? बैंक। तो इसका मतलब चेक के केस के अंदर ड्रॉई कौन होता है? बैंक। पेई कौन है? जिसको अल्टीमेटली पैसा मिलेगा। और ड्रॉर कौन है? जो अल्टीमेटली उस चेक को ड्रॉ कर रहा है। तो हमारे एग्जाम्पल चेक कौन ड्रॉ कर रहा था? ए, तो ड्रॉर हो गया। पेई इसको पैसे मिलेंगे। और ड्रॉई कौन है? जिधर से पैसे डेबिट हो रहे हैं, बैंक से डेबिट हो रहे हैं, तो बैंक कौन हो गया? ड्रॉई माना जाएगा। तो इसका अगर हम यहाँ पे लिख लें तो यहाँ पे चेक के केस में और इसमें फर्क आ गया। तो ड्रॉर कौन है? द पर्सन हु ड्रॉज द चेक, जो चेक साइन करके दे रहा है। ड्रॉई कौन है? बैंक। और पेई कौन है? टू हुम पेमेंट इज मेड, एक ऐसा बंदा जिसको पेमेंट दी जाएगी। टू हुम पेमेंट इज मेड। ठीक है जी। तो तीन पार्टी हो गई, ड्रॉ, ड्रॉई, पेई। सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं वापस, फटाफट फटाफट सम अप करें। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट हमने समझना था। बिल ऑफ एक्सचेंज, तुमसे कोई पूछे व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें तीन पार्टियां, ड्रॉ, ड्रॉई, पेई। ठीक। उसके बाद ए ने जैसे बी को क्रेडिट हमने देखा, तो ड्रॉर कौन होता है? जो क्रेडिटर है, और अल्टीमेटली बिल ये ड्रॉ करेगा। ड्रॉई कौन है? यहाँ पे डेटर, अल्टीमेटली बिल पे साइन वो करेगा। और पेई अल्टीमेटली जिसको पेमेंट जाएगी। अगर ए कहता है कि पेमेंट मेरे को खुद को जाएगी, तो ए ही ड्रॉई है, और ए ही ड्रॉर भी है और ए ही पेई भी है। मगर ए कहता है कि पेमेंट किसी और को जाएगी, तो फिर ड्रॉर ए हो गया, लेकिन पेमेंट किसी और को जाती है तो पेई वो हो गया। तो ड्रॉर एंड पेई कैन बी सेम पर्सन ऑल्सो, और ड्रॉर एंड पेई कैन बी डिफरेंट पर्सन ऑल्सो। फिर आते हैं प्रॉमिसरी नोट पे, तो इसमें कितनी पार्टी होती है? दो, मेकर और पेई। और यहाँ पे मेकर कौन होता है? डेटर। और पेई कौन होता है? क्रेडिटर। और यहाँ पे अल्टीमेटली जो मेकर यहाँ पे डेटर क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली जिसने पैसे लिए हैं वही प्रॉमिसरी नोट लिखता है कि हाँ, वादा करता है कि हाँ मैंने इतना पैसा लिया और मैं चुका दूंगा, और वही साइन भी करता है। तो जो मेकर है वही डेटर ही जो है वही मेकर है, और वही बना भी रहा है बिल प्रॉमिसरी नोट को, और साइन भी वही कर रहा है।
और पेई कौन है, अल्टीमेटली जिसको पेमेंट मिलेगी। फिर आता है चेक। अच्छा चेक इट इज आल्सो काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, और इसके अंदर तीन पार्टी हैं, ड्रॉ, ड्रॉई, पेई। द पर्सन ड्रॉर कौन है, द पर्सन हु ड्रॉज द चेक। ड्रॉई कौन है, अल्टीमेटली बैंक जहां से डेबिट होंगे पैसे, और पेई टू हुम पेमेंट इज मेड। अच्छा यहां पे भी चेक के केस में भी ड्रॉर एंड पेई कैन बी सेम पर्सन ऑल्सो। चेक के केस में भी, इन केस ऑफ चेक ऑल्सो, अच्छा तुम लोगों ने अभी लिखवाता हूं, इन केस ऑफ चेक ऑल्सो ड्रॉर एंड पेई कैन बी सेम पर्सन ऑल्सो। ड्रॉर एंड पेई कैन बी सेम पर्सन ऑल्सो। ड्रॉर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं हो सकते, लॉजिक समझो। अच्छा मैं हूं, मैंने तुम्हें देखा बहुत सारे लोग सेल्फ का चेक काटते हैं, सेल्फ का चेक तुम्हें देखा कभी, जैसे चेक है, मान लो बी की जगह मैं यहां पे लिख दूं सेल्फ और मैं बैंक में ले जाऊं, इसका मतलब ये है कि ए अपने ही अकाउंट से 10 लाख रुपए निकलवाना चाहता है। ए अपने ही अकाउंट से क्या करना चाहता है, 10 लाख रुपए निकलवाना। मान लो मेरे को खुद को पैसे की जरूरत है, तो मैं अपने बैंक से अपने लिए पैसे निकलवाने जा रहा हूं, तो मैं पे वाली जगह पे लिखूंगा सेल्फ और नीचे अपने साइन मार दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे ड्रॉर मैं हूं, मैंने अल्टीमेटली बिल ड्रॉ करा है, और पे किसको हो रहे हैं, मेरे को ही हो रहे हैं, तो पे ही भी मैं ही हूं। इसका मतलब ड्रॉर एंड पे कैन बी सेम पर्सन ऑल्सो। यहां पे भी ड्रॉर एंड पे कैन बी सेम पर्सन ऑल्सो। तो चेक और क्या के केस में भी, क्योंकि अल्टीमेटली बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, तो यहां पे भी ड्रॉर और पे सेम पर्सन ही होगा। ड्रॉर और पे कैन बी सेम पर्सन ऑल्सो। तो ये चीज समझने वाली थी, ये चीज समझने वाली थी। थोड़ा सा ही नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज से डिफरेंट कैसे हो गया, मैंने तुम्हारे को ये भी फर्क बता दिया। तो अब हमने ये भी समझ लिया ड्रॉ, ड्रॉई, पे क्या होता है। अब हम एक लास्ट समझ लेते हैं, हुंडी क्या होता है, हुंडी चौथा। या हुंडी के लिए ना सेपरेटली अलग से एक टॉपिक है, तब भी बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है ठीक है। अब हम आगे आते हैं, अब हम इसमें और इस एक्ट के अंदर आगे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं, वो क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, वो क्या क्या टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में बात करते हैं। देखो एक टर्मिनोलॉजी आएगी इस एक्ट के अंदर, एक चीज आएगी होल्डर, एक वर्ड आएगा होल्डर, और एक वर्ड आएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आते, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आते। ये शब्द समझने के बाद आपको इस चैप्टर का बहुत सारा बेस क्लियर होगा। और होल्डर ड्यू कोर्स एक ऐसा वर्ड है जो पेपर में कई बार अलग से डिफरेंस भी आता है, होल्डर ड्यू कोर्स में क्या डिफरेंस है वो भी मैं तुम्हारे को कराऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली पहले होल्डर ड्यू कोर्स क्या होता है उसको भी समझने से पहले पहले हम दो शब्द समझ लेते हैं, दो शब्द समझ लेते हैं। एक होता है डी जूरे, एक शब्द होता है डी जूरे, एक शब्द होता है डी फैक्टो, एक शब्द होता है डी जूरे और एक शब्द होता है डी फैक्टो। डी जूरे का मतलब क्या होता है, एज पर लॉ, एज पर लॉ। एंड डी फैक्टो का मतलब होता है एज पर फैक्ट्स। अब लॉ और फैक्ट में क्या फर्क होता है और क्या इसमें डिफरेंस है वो समझते हैं, क्या इसमें डिफरेंस है वो भी समझते हैं, ठीक है। रुको, तो गाइस अभी हम पहले डी जूरे और डी फैक्टो का मतलब समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, सुनना बड़े ध्यान से। डी जूरे और डी फैक्टो का क्या मतलब होता है। डी जूरे का मतलब होता है एज पर लॉ, डी फैक्टो वाला एज पर फैक्ट्स। जैसे आपको सबको पता है करंट में हमारे पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी जी। इसका मतलब एज पर लॉ हमारे पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा इससे पहले हमारे पीएम कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अच्छा दुनिया की नजरों में एज पर लॉ पीएम कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। लेकिन उनको चला कौन रहा था, उनको चला कौन रहा था, वो खुद अपने दिमाग से काम कर रहे थे या उनको सोनिया गांधी चला रही थी, सोनिया गांधी चला रही थी। तो एज पर फैक्ट पीएम कौन थी, एज पर फैक्ट पीएम कौन थी, सोनिया गांधी। इसका मतलब डी जूरे का मतलब होता है एज पर लॉ, एज पर लॉ कि लॉ के द्वारा आप अपॉइंट हो। तो सोनिया गांधी लॉ के द्वारा एज पर पीएम अपॉइंट नहीं हुए, एज पर लॉ पीएम अपॉइंट नहीं हुई थी। एज पर लॉ तो मनमोहन सिंह जी अपॉइंट हुए थे, सोनिया गांधी उनको चला रही थी। मतलब सच्चाई क्या थी, फैक्ट मीन सच्चाई, सच्चाई मीन उनको चला कौन रहा था, सोनिया गांधी। लेकिन एज पर लॉ अपॉइंट कौन हुआ था, मनमोहन सिंह जी। तो इसका मतलब डी जूरे डी फैक्टो फर्क समझ आ गया आपको। अब होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फर्क होता है। लॉ कहता है अगर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर केस करना है, अगर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में केस करना है तो आप डी जूरे होल्डर होने चाहिए, डी फैक्टो होल्डर नहीं होने चाहिए। आप डी जूरे होल्डर को राइट मिलता है केस करने के लिए, डी जूरे होल्डर को केस करने का राइट मिलता है इस एक्ट के अंदर।
जब हम बोल रहे हैं होल्डर, तो यहां पे होल्डर का मतलब है डी जूरे होल्डर। अब ये डी जूरे होल्डर का मतलब क्या है? डी जूरे होल्डर एक ऐसा बंदा है जिसको जो चेक मिला है वो लीगली उसी के नाम पे लेने का अधिकार है। अगर कल को वो चेक क्लियर नहीं होता तो वो केस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, पर ध्यान से सुनना। मान लो ए ने बी को चेक काट के दिया, ए ने बी को चेक काट के दिया 10 लाख रुपए का। अच्छा, अब मान लो ए ने ना वो चेक, ए ने, तुमने देखा होगा ए ने ना ये चेक है, यहां पे आपको पता है पे वाली जगह लिखी होती है, यहां पे आपको पता है अमाउंट लिखा होता है, यहां पे आपको पता है सिग्नेचर होते हैं। तो यहां पे मान लो पे वाली जगह पे ना ए ने खाली छोड़ दी, यहां पे ए ने अपने साइन तो मार दिए नीचे, लेकिन पे वाली जगह पे बी का नाम नहीं डाला उसने, उसको और नीचे उसने अमाउंट भी भर दिया 10 लाख रुपए, लेकिन उसने ए ने बी को ये बोल दिया कि पे वाली जगह पे अपना नाम खुद डाल लियो। कई बार होता है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे चेक काट के कॉमन देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कई बार कि बंदे को चेक के ऊपर अमाउंट भर के दे देते हैं और साइन करके देते हैं, उसको बोलते हैं जिसके नाम पे क्लियर करवाना हो करवा लियो, पे वाली जगह पे उसका नाम डाल दियो। ऐसे ही होता है ना। इसका मतलब मान लो ए ने बी को चेक काट के दिया और उसको पे वाली जगह पे नाम नहीं डाला था, पे वाली जगह पे नाम नहीं डाला था, लेकिन ए ने बी को चेक काट के 10 लाख रुपए और ए ने साइन मारे हैं। इसका मतलब, और मान लो ए और बी का आपस में लेन देन था, बी ने ना ए को गुड सप्लाई करे थे, बी ने ए को गुड सप्लाई करे थे, उसके बदले ए ने पेमेंट देनी थी, तो ए ने चेक काट के दिया 10 लाख का। अच्छा, अब मान लो ये चेक जो बी के हाथ में है, इसका मतलब अभी वो चेक बी के हाथ में है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बी उस चेक का होल्डर है। बी उस चेक का क्या है? होल्डर, क्योंकि उसको अभी होल्ड किसने कर रखा है? बी ने होल्ड कर रखा है। लेकिन सुनना आगे ध्यान से, जो बी इसका होल्डर है वो डी फैक्टो होल्डर भी है, डी फैक्टो होल्डर भी है और डी जूरे होल्डर भी है, दोनों होल्डर है वो। क्यों है डी फैक्टो और डी जूरे दोनों? क्यों है? एज पर फैक्ट अभी उसके हाथ में है, और एज पर लॉ लीगली भी चेक लेने का अधिकार किसको था? बी को ही था। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो कल को ये 10 लाख रुपए का चेक क्लियर नहीं होता, मान लो कल को ये बी बैंक में जाके चेक को प्रेजेंट करता और ये चेक क्लियर नहीं होता, तो क्या बी ए के ऊपर केस कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि ए और बी का आपस में लेन देन था, और कल को अगर ये चेक क्लियर नहीं होता बैंक के अंदर तो बी ए के ऊपर केस कर सकता है। इसका मतलब बी को उस चेक को अपने नाम पे लीगली लेने का अधिकार था। इसका मतलब यहां पे बी कौन है? होल्डर है, और वो भी कौन सा होल्डर है? डी जूरे होल्डर है, मतलब लीगली उसको अपने नाम पे लेने का अधिकार था। और फैक्टो तो ऑटोमेटिक है, क्योंकि फैक्ट क्या है? उसके हाथ में है, उसके हाथ में तो फैक्टो भी है प्लस डी जूरे भी है। और मेन क्या होना जरूरी है? डी जूरे होना जरूरी है, डी फैक्टो होना जरूरी नहीं है। डी जूरे मींस लीगली उसके नाम पे होने का अधिकार है, ताकि अगर कल को कोई दिक्कत आती है और चेक क्लियर नहीं होता तो बी केस कर सकता है। अब बड़े ध्यान से सुनना आगे क्या है। अगर मान लो सेम केस के अंदर, मान लो ए ने बी को चेक दिया, ए ने बी को चेक दिया, यही वाला जो ऊपर था। अब ये ए ने बी को चेक दिया, ये 10 लाख रुपए वाला, ये सेम चेक, और उसने ना पे वाली जगह ब्लैंक छोड़ दी और इसने बी को बोला कि तू भर लियो। गलती से बी से वो चेक खो गया, चेक लॉस्ट हो गया, खो गया, और बाय चांस वो चेक सी को मिल गया, रोड पे पड़ा हुआ सी को मिल गया। अच्छा, सी ने जैसे ही देखा कि भाई चेक के ऊपर 10 लाख का अमाउंट है, पे वाली जगह खाली है, सी ने सोचा फटाफट मैं एक काम करता हूं, जाके मैं बैंक में जाके चेक क्लियर करवा लेता हूं, जब बैंक में जाके चेक क्लियर करवा लेता हूं, अपना नाम डाल देता हूं यहाँ पे पे वाली जगह पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर पे वाली जगह खाली है और ए ने बी को चेक काट के दिया, पे वाली जगह पे ये बोला था कि तू अपना नाम डाल लियो, बी ने नहीं डाला है ना। अब इसका मतलब पे वाली जगह पे जिसका नाम आएगा उसे पेमेंट मिल जाएगी। जब ए ने बी को काट के दिया, बी से चेक हो गया और सी को मिल गया, तो मान लो पे वाली जगह पे सी ने नाम डाल दिया अपना, तो सी फटाफट बैंक गया क्लियर करवाने। अच्छा, इसका मतलब यहीं रुक जाओ, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि चेक का पोजेशन किसके पास है? चेक का पोजेशन, चेक किसके पास है? सी के पास है। लेकिन ये जो सी है, क्या ये डी फैक्टो होल्डर है, डी ज्यूरे होल्डर है? सी डी फैक्टो होल्डर है, मतलब एज पर फैक्ट इसके पास है ये चेक, लेकिन क्या इसको लीगली ये चेक लेने का अधिकार था? नहीं था। अब मान लो कि जैसे बी के पास से चेक खोया और बी ने फटाफट क्या करा, ए को बोला कि भाई मेरे पास से चेक खो गया है, आप एक काम कर दो, इस चेक की स्टॉप पेमेंट करवा दो, इस चेक की क्या करा दो? स्टॉप पेमेंट। स्टॉप पेमेंट कराने का फायदा क्या होता है कि अगर जैसे ही ए अपने बैंक में बोलेगा कि भाई इस वाले चेक की स्टॉप पेमेंट कर दो, बैंक उस चेक को क्लियर नहीं करेगा, बैंक उस चेक को क्लियर नहीं करेगा। मान लो बी के पास से चेक खोया, अब बी ने फटाफट ए को इंटीमेट करा, ए ने फटाफट अपने बैंक में इंटीमेट करा कि ये जो चेक, अगर ये चेक प्रेजेंट हो जाता है तो इस चेक को क्लियर मत करना, क्योंकि ये चेक खो चुका है। अब मान लो सी जब ये चेक को लेकर बैंक में गया तो बैंक ने क्लियर करने को मना कर दिया,
कि भाई आपको तो ये चेक लीगली लेने का अधिकार ही नहीं था, आप कहां से ले, आपको तो पड़ा हुआ मिला है रोड पे, क्योंकि ये इस चेक की स्टॉप पेमेंट हो चुकी है तो आपको पैसे नहीं देंगे। तो क्या सी ए के ऊपर केस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्या सी बोल सकता है कि भाई मेरे पास चेक है तो मेरे को पेमेंट दे? नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि सी जो है वो डी जूरे होल्डर नहीं है, डी फैक्टो होल्डर है। एज पर फैक्ट उसके पास है वो चीज, तो इसका चेक का पोजेशन उसके पास है, लेकिन क्या लीगली उसको अपने नाम पे चेक लेने का अधिकार था? नहीं था। इसका मतलब हम होल्डर किसको मानेंगे यहां पे? इस एक्ट के अंदर हम होल्डर उसको नहीं मानेंगे जिसके हाथ में चेक है। हमें यह देखना पड़ेगा क्या उस बंदे को लीगली उस चेक को अपने नाम पे लेने का अधिकार था या नहीं था। जैसे बी ने गुड सप्लाई करा तो बी को लीगली अपने नाम पे लेने का अधिकार था, तो बी जो है वो होल्डर है। लेकिन ये जो सी है, सी के पास चेक का पोजेशन है, तो करंटली उसने चेक को होल्ड तो कर रखा है, लेकिन फिर भी वो होल्डर नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो डी फैक्टो होल्डर है, डी जूरे होल्डर नहीं है। और इस एक्ट में हम कौन से होल्डर को कंसीडर करते हैं? डी जूरे होल्डर को कंसीडर करते हैं, डी फैक्टो होल्डर को कंसीडर नहीं करते। तो जितने भी रेमेडीज मिलते हैं, रिलीफ मिलते हैं, वो किसको मिलते हैं? डी जूरे होल्डर को मिलते हैं, डी फैक्टो होल्डर को नहीं मिलते। तो यहां पे सी को लीगली लेने का अधिकार नहीं था अपने नाम पे, तो कल को अगर चेक क्लियर नहीं होता तो सी ए के ऊपर केस नहीं कर सकता। लेकिन क्या बी का अगर कल को चेक क्लियर नहीं होता और बी लेके बी प्रेजेंट करने गया था और ये चेक क्लियर होता, क्या बी केस कर सकता है? यस कर सकता है, क्योंकि उसको अपने नाम पे लीगली लेने का अधिकार था, और उसको अगर पेमेंट नहीं मिलेगी, चेक क्लियर नहीं होगा, तो बी केस कर देगा, क्योंकि भाई उसने तो गुड सप्लाई करे हैं। तो उस बेचारे की क्या गलती है? उसने तो गुड सप्लाई करे, उसकी क्या गलती है? उसको तो पैसे मिलने चाहिए। तो बी केस कर सकता है, बी केस कर सकता है। अच्छा, ये जो कंसेप्ट हमने समझा, तो ये तो हमने समझा होल्डर का। तो होल्डर कौन होता है? एक ऐसा बंदा जिसको अपने नाम पे चेक लेने का अधिकार होता है, और हम डी जूरे होल्डर को कंसीडर करते हैं, डी फैक्टो होल्डर को कंसीडर नहीं करते। एक तो ये बात हो गई। अब आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। सब कुछ सेम है, सुनना बड़े ध्यान से क्या होता है। अब हम यहां पे एक नेक्स्ट कंसेप्ट समझ रहे हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। मान लो ए ने बी को एक चेक काट के दिया, वही सेम सेम रख रहे हैं वैसे ऊपर वाला एग्जांपल, 10 लाख रुपए का। और मान लेते हैं कि उस चेक के ऊपर ए ने ना पे वाली जगह खाली छोड़ दी थी, और उसको ये बोल दिया था कि तू भर लियो, तू अपने आप भर लियो। मान लो यहां पे उसने अमाउंट पे लिख दिया 10 लाख रुपए, और उसने साइन कर दिए, ए ने अपने साइन कर दिए। इसका मतलब ए ने साइन कर दिया, बी को दे दिया, इसका और बी को काट के दिया, इसका मतलब बी को अपने नाम पे लीगली लेने का अधिकार है। तो बी हमारे एग्जांपल में कौन हो गया? होल्डर। बी हमारे एग्जांपल में कौन हो गया? होल्डर। अब मान लो कि कल को वो चेक बी के पास से खो गया, बी के पास से खो गया और वो सी को मिल गया, बी के पास से वो चेक लॉस्ट हो गया और वो चेक सी को फाउंड हो गया। मिस्टर सी फाउंड द चेक। सी को वो चेक मिल गया, ठीक है। अब क्या हुआ आगे देखना, सी को वो चेक मिल गया। अच्छा, बी को ना अभी तक ये बात पता ही नहीं है कि उसका चेक खो गया है, बी को अभी तक ये बात पता ही नहीं है कि उसका चेक खो गया है। तो बी का चेक खो गया, बी को अभी तक पता नहीं, इसका मतलब बी ने अभी तक स्टॉप पेमेंट नहीं करवाई होगी, नहीं करवाई होगी। सी को चेक मिल गया। अच्छा, अब सुनना बड़े ध्यान से। मान लो कल को ये डी है, डी, मिस्टर डी। मान लो मिस्टर डी ने ना, मिस्टर डी और मिस्टर सी की आपस में लेन देन था, डी और सी का आपस में लेन देन था। मान लेते हैं डी और सी का आपस में लेन देन था। मान लो डी ने सी को गुड सप्लाई करे थे, डी ने सी को गुड्स सप्लाई करे थे। अच्छा, अगर डी ने सी को गुड सप्लाई करे थे तो इसका मतलब सी ने बदले में पेमेंट देनी है, और सी भाई साहब ने क्या करा, वही वाला चेक दे दिया इसको, डी को, कंसीडरेशन में। कंसीडरेशन में क्या दे दिया? वही वाला चेक दे दिया कंसीडरेशन के अंदर। कौन सा वाला चेक? जो उसको रोड पे पड़ा वो मिला था। अच्छा, इसमें डी की कोई गलती है? डी ने तो बेचारे ने गुड फेथ में लिया है। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? जेन्युइन इंटेंशन। डी ने तो गुड फेथ में चेक, गुड फेथ का मतलब क्या होता है? जेन्युइन इंटेंशन। गुड फेथ में चेक एक्सेप्ट करा है। डी तो ये सोच रहा होगा ना कि मैंने उसको गुड सप्लाई करे सी को, तो बदले में जो उसने मेरे को पेमेंट दी उसके लिए चेक दे दिया। डी ने सोचा चेक क्लियर करा लूंगा। अच्छा, ऑल्दो उसके ऊपर चेक के ऊपर ए के साइन है, तो डी ने तो मन में यही सोचा होगा कि ए ने सी को चेक दिया होगा, सी ने उस पर अपना नाम फिल नहीं करा, और सी ने वो चेक मेरे को पकड़ा दिया, मैं अपना नाम फिल करके मैं क्लियर करवा लेता हूं। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या वो सी को वो ए ने दिया था या सी को पड़ा हुआ मिला था? सी को पड़ा हुआ मिला था। अब डी को अगर तुम डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो
तो डी की यहां पे कोई गलती नहीं है, डी ने तो बेचारे ने अपना गुड सप्लाई करे, उसके बदले उसको पेमेंट चाहिए, तो डी ने वही वाला चेक एक्सेप्ट कर लिया। क्या डी को कहीं से भी पता है कि सी ने उसका फ्रॉड करा है, या कोई डाउट हो रहा है? नहीं हो रहा। इसके लिए डी की कोई गलती नहीं, डी ने तो गुड फेथ में चेक एक्सेप्ट करा है। तो कल को अगर ये चेक क्लियर नहीं होता, कल को अगर ये चेक क्लियर नहीं होता, तो डी सी पे भी केस कर सकता है, क्योंकि सी ने तो फ्रॉड करा उसके साथ, प्लस वो बी और ए पे भी केस कर सकता है। मतलब जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं सबके ऊपर केस कर सकता है। डी कैन फाइल केस, D can file case against all previous parties, against all prior parties। D जो है वो सबके ऊपर केस कर सकता है। बच्चा बोलता है सर C के ऊपर तो केस कर सकता है, समझ आता है, क्योंकि C ने उसका धोखा करा, रोड पे पड़ा हुआ चेक उसको दे दिया या चोरी का चेक दे दिया। A और B की क्या गलती है बेटा? A और B की गलती है, जब A और B की गलती है कि A और B ने अपने चेक का ध्यान क्यों नहीं दिया। जब चेक लॉस सुनोगे, इंसान चित तो है नहीं, इन इसकी लापरवाही की वजह से उसके साथ धोखा हो गया है ना। और अगर ऐसा हो गया तो इस केस के अंदर इनकी लापरवाही की वजह से डी इनको भी पकड़ सकता है, ऑल्दो प्रैक्टिकली पकड़ता नहीं है, डी प्रैक्टिकली पकड़ेगा सी को ही जिसने धोखा करा है, लेकिन लॉ अलाउ करता है कि आप सबको पकड़ सकते हो, सबके ऊपर केस कर सकते हो, क्योंकि इनकी लापरवाही की वजह से आप फंस गए, इनकी लापरवाही की वजह से आप फंस गए। तो इसका मतलब यहां पे हम जो डी है ना, इसे हम बोलेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो डी को हम यहां पे क्या बोलेंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास जो टाइटल आता है, टाइटल में जो चेक की ऑनरशिप आई है वो डिफेक्टिव है। अच्छा, इसका मतलब सी ने जो उसको चेक दिया वो डिफेक्टिव चेक दिया, मतलब क्योंकि सी उसका खुद का मालिक नहीं था, वो उसको लीगली अपने नाम पे लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जो डी है उसने गुड फेथ में लिया है, उसकी गलती नहीं है। मतलब ये है कि वो ये कह रहा है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स एक ऐसा बंदा होता है जिसका पीछे वाला टाइटल डिफेक्टिव है, मतलब जिससे उसने वो चेक लिया है वो डिफेक्टिव टाइटल है, उसका खुद को उसको लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन डी की कोई गलती नहीं है, डी को नहीं पता था वो टाइटल डिफेक्टिव है, डी ने गुड फेथ में लिया है, प्रॉपर कंसिडरेशन दे के लिए। तो प्रॉपर कंसिडरेशन दे के लेने का मतलब क्या है कि डी ने यहां पे प्रॉपर पेमेंट गुड सप्लाई करे थे, उसके बदले उसने पेमेंट के लिए चेक दिया था, उसको थोड़ी पता था कि ये डिफेक्टिव निकलेगा चेक और क्लियर नहीं होगा। तो डी कौन होगा? उसने तो गुड फेथ में लिया, उसने तो प्रॉपर कंसिडरेशन भी दिया डी ने। तो यहां पे डी कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो आपको होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में फर्क समझ आ गया। तो होल्डर एक ऐसा बंदा है जिसको लीगली अपने नाम पे चेक लेने का अधिकार था, जैसे ए ने बी को दिया तो ए यहां पे ए ड्रॉर हो गया और बी होल्डर हो गया। और बी के पास से जब वो चेक सी को खो गया तो सी को हम यहां पे कैटेगरी दे देंगे फ्रॉड। और जब सी के पास से डी के पास वो चेक पहुंचा तो डी ने वो चेक गुड फेथ में लिया, तो डी हो गया वो होल्डर इन ड्यू कोर्स और उसने प्रॉपर कंसिडरेशन देके लिया। इसका मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक, जो बंदा चेक ले रहा है होल्डर इन ड्यू कोर्स बनकर, वो गुड फेथ में ले रहा हो, उसकी जेन्युइन इंटेंशन, उसकी गलत इंटेंशन ना हो, और उसे कहीं से भी ये ना पता हो कि फ्रॉड हो चुका उसके साथ, उसको ये गलत चेक मिल रहा है। और दूसरी चीज, डी इसके अंदर उसने प्रॉपर कंसिडरेशन दी हो, डी ने तो यहां पे प्रॉपर कंसिडरेशन दी है। और भले ही फिर पीछे वाला टाइटल डिफेक्टिव भी हो, अगर भले ही पीछे वाला टाइटल डिफेक्टिव भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी डी क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। और वो खाली सी पे केस नहीं कर सकता, वो जितनी भी प्रायर पार्टी है सबके ऊपर केस कर सकता है। तो होल्डर ड्यू कोर्स फर्क समझ आ गया? फटाफट मेरे को बताओ। तो अब फटाफट अगर हम सम अप करें, तो जब ए ने बी को चेक काट के दिया तो ए कौन है? ड्रॉर, और बी कौन है? होल्डर, क्योंकि बी को अपने नाम पे लीगली लेने का अधिकार है। अच्छा, सी भी होल्डर है, लेकिन सी जो है वो डी फैक्टो होल्डर है, उसके हाथ में चेक है लेकिन लीगली उसको अपने नाम पे लेने का अधिकार नहीं था। तो क्या हम उसको एज पर दिस एक्ट होल्डर मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि एज पर दिस एक्ट हम होल्डर खाली किसको मानते हैं? जो डी जूरे होल्डर है, इसको अपने नाम पे लेने का अधिकार था। और मान लो फिर वो जब सी के पास से डी के पास गया, तो इसका मतलब सी ने जब डी को चेक काट के दिया तो क्या डी ने तो गुड फेथ में दिया है, सी ने डी ने सी को गुड सप्लाई करे थे, इस बदले में सी ने उसको वही चेक दे दिया। तो इसका मतलब डी जो है यहाँ पे लीगली ओनर है उस चेक का, डी ने तो गुड फेथ में लिया और प्रॉपर कंसिडरेशन दी है। भले ही सी का टाइटल डिफेक्टिव है, लेकिन अगर डी ने गुड फेथ में चेक लिया और प्रॉपर कंसिडरेशन दी है, तो डी को लॉ का अधिकार देता है कि तुम पीछे वाली सारी पार्टीज पे केस कर सकते हो। और उसको यहाँ पे जो नाम दिया गया डी को, उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में हमारे को फर्क समझ आ गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स में हमारे को फर्क समझ आ गया। ठीक है जी। तो होल्डर कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, मैंने बेसिक समझा ही दिया तुम्हारे को। अब हम इसको बुक से पढ़ेंगे, अब हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं बुक से। अभी तक तो मैंने बुक से पढ़ाया नहीं, अभी तक तो मैं तुम्हारा बेस बनवा रहा था। अब हम बुक से चीजें पढ़ेंगे ना, तुम्हारे को आसान लगेंगी, अच्छी लगेंगी और आसान लगेंगी, सिंप्लीफाई लगेंगी। ठीक है, पढ़ते हैं। तो अब गाइस बुक से स्टार्ट करते हैं। अब आपका बेस बन ही चुका है। देखो, डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।
The law relating to negotiable instrument is contained in the negotiable instrument in 1881. It is an act to define and amend the law relating to, ये law किस चीज में डील करता है, relating to promissory note, bills of exchange and check. मैंने तो बताया ना, इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू किसी के फेवर में या तो कोई राइट क्रिएट होता है या कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है ना। अब लेकिन इधर सारे इंस्ट्रूमेंट कवर नहीं है, इधर खाली कौन से इंस्ट्रूमेंट कवर है, मेनली मैंने तुम बताया था प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक कवर होते हैं, बाकी चीज कवर नहीं होती है इधर इंस्ट्रूमेंट्स में। और एक चीज और अलग कवर होती है, हुंडी नोट। देखो एक नीचे और बता रहा, देखो द एक्ट डज नॉट अफेक्ट द कस्टम और लोकल यूज रिलेटिंग टू एन इंस्ट्रूमेंट इन ओरिएंटल लैंग्वेज दैट इज हुंडी। ओरिएंटल का मतलब होता है उस एरिया की लोकल लैंग्वेज दैट इज हुंडी। जैसे अब ये हुंडी क्या होता है, हुंडी को हिंदी में बोलते हैं कच्चा बिल। कच्चा बिल होता है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कई बार तुम जाते हो, सुनना मेरी बात ध्यान सुनना, ये हुंडी का क्या कंसेप्ट होता है ये भी समझ लो। ये होता नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है, होता नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही। क्या होता है जरा देखो, जैसे तुमने कभी ना दिल्ली में चले जाओ, वैसे तुम मान लो दिल्ली के अंदर, ये हर जगह ही होता है वैसे तो, तुम चले जाओ चांदनी चौक, या तुम चले जाओ दिल्ली के अंदर और जगह बताऊं सदर बाजार एटसेट्रा, ये जो पुरानी पुरानी मार्केटें हैं, यहां पे हुंडी का कंसेप्ट आज भी चलता है। हुंडी कंसेप्ट आज भी चलता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं कच्चा बिल। ये कच्चा बिल क्या होता है तुमने देखा नहीं यार? अरे तुम किराने की दुकान पे आते हो, तुम सामान लेने जाते हो राशन की दुकान पे, राशन वाला क्या करता है, तुम उसको बोलते हो भैया एक काम कर दो, सामान दे दो मेरे को। तो आपने उससे सामान लिया, आपने उससे 1 किलो चावल, 10 किलो दाल, जो भी लिया, वो तुम्हारे को प्रॉपर जीएसटी काट के देता है, कागज की पर्ची पे लिख के देता है। वो कोई जीएसटी वेस्टी काट के देता है, कागज की पर्ची पे रफ 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 चीज लिख देता है और आखिरी में टोटल करके पैसे ले देता है। तो वो एक कच्चा बिल है, वो भी क्या है, कच्चा बिल है। तो हुंडी भी वही कंसेप्ट है, मगर इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप चीज क्रेडिट पे दे रहे हो, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ऑपरेट करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ऑपरेट कैसे करता है, जैसे मान लो एक पर्सन है ए, मान लो एक पर्सन है बी, सेम मान लो ए ने बी को क्रेडिट पे गुड्स दिए, क्रेडिट पे गुड्स दिए 10 लाख रुपए के। तो अब ये क्या करेगा, अपनी अपनी जो शॉप है या अपना, जैसे मान लो ये क्रेडिटर है, इसने क्रेडिट पे गुड्स दिए हैं, ये डेटर हो गया। तो मान लो इसने अपने शॉप का जो ब्रांड है उसकी एक शॉप के ब्रांड की इसने बिल बनवाए हुए हैं। बिल का मतलब क्या होता है, रेडी बिल होते हैं, उसके अंदर अमाउंट लिख देगा और गुड्स भर देगा उसके अंदर कि मैंने ए ने बी को 10 लाख रुपए के गुड्स दिए हैं। उस बिल के ऊपर इसकी शॉप वगैरह का नाम लिखा होगा। अब ये क्या करेगा, ए उस बी से क्या करेगा, उस बिल के ऊपर साइन करवा लेगा, उस बिल के ऊपर क्या करवा लेगा, साइन करवा लेगा, और उसको बोलेगा ठीक है भाई इस बिल पे साइन कर दे, तेरे को मैंने क्रेडिट पे गुड्स दिया, तेरे से 1 महीने बाद आके पेमेंट ले लूंगा। अच्छा, नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज में भी यही होता है, क्रेडिटर बिल ड्रॉ करता है, डेटर साइन करता है और उसके डेटर पेमेंट कर देता है। इस वाले बिल में भी यही हुआ कि यहाँ पे क्रेडिटर ने बिल बनाया, डेटर ने साइन करवा दिया, अब 1 महीने बाद क्रेडिटर उस बिल को दिखाएगा, साइन करवा देगा। बस इसमें उसमें फर्क क्या है, इसे हम कच्चा बिल क्यों बोल रहे हैं, जो वो वाला बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी जाती है। जो एक्चुअल बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी पे होती है, उस पर क्या पे होती है, स्टैम्प ड्यूटी भी पे होती है, स्टैम्प ड्यूटी पे होती है। और क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट है, और हमारा इंडियन स्टैम्प एक्ट ये बोलता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे होती है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। प्लस अगर आप वो जीएसटी के दायरे में फॉल कर रहा है दुकानदार, तो उसको प्लस जीएसटी वगैरह भी पे करना होता है उस बिल पे, है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉपर पक्का बिल हो गया। ये कच्चा बिल क्या है, इस पर स्टैम्प ड्यूटी जीएसटी वगैरह कुछ नहीं जाता, इसलिए हम इसे ये बोल देते हैं कि ये कच्चा बिल है, तो इसे हम हुंडी बोलते हैं। पुराना कंसेप्ट है, आज भी चलता आ रहा है कुछ एरियो में, है ना। तो वो यही कह रहा है कि हुंडी को भी हम लीगल प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अच्छा, कुछ कुछ एरिया के अंदर मार्केट, मैंने तो बताया ना हुंडी मार्केट एसोसिएशन के बेस पे चलती है, तो कुछ कुछ मार्केट वाले ये कहते हैं कि आप हुंडी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे, और कुछ कुछ कहते हैं छोड़ो अपने हिसाब से चलाओ, कच्चा बिल है, कोई स्टैम्प ड्यूटी भी पे मत करो, कुछ मत करो, बस नॉर्मली बस अपने लिखत में अपने चीज रिकॉर्ड पे लिख लो, बस बात खत्म। तो कुछ कुछ लोग पे करते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं करते, इसलिए हम इसे कच्चा बिल बोलते हैं। और ये मार्केट एसोसिएशन चलाती हैं अपने हिसाब से, इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है इंडिया में। और ये ओरिएंटल लैंग्वेज, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज तो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ये जो होता है हुंडी जो होता है ये ओरिएंटल लैंग्वेज में होता है। ओरिएंटल का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, उस एरिया की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें होता है ये।
जब दिल्ली में हिंदी चलती है तो हिंदी में हो सकता है, पंजाब में पंजाबी चलती है पंजाबी में हो सकता है। दिल्ली में वैसे तुम जाओगे तो वो इसको हिंदी में लिखते नहीं है, पहले लिखते होंगे, आजकल तो इंग्लिश में लिख देते हैं वो लोग भी इसको, लेकिन ओरिएंटल लैंग्वेज में चलता था पहले, इसीलिए वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या, अब तुम्हारे को ये बता रहा है, देखो द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देखो नेगोशिएबल का मतलब तुम्हारे को बताया ही था, नेगोशिएबल का मतलब होता है फ्री ट्रांसफरेबल, है ना, मतलब तुम पे कोई प्रेशर ना हो, तो जो आप अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर रहे हो तो वन पर्सन टू अनदर आप करते हो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हाउएवर द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म, लेकिन एक्ट ने कहीं से भी ये डिफाइन नहीं करा कि व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इट मेयरली सेज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ promissory note, bills of exchange and check payable either to order or to bearer। अब ये व्हाट इज ईदर टू ऑर्डर, व्हाट इज ईदर टू बियरर, ये क्या होता है मैं तुम्हें नीचे समझाऊंगा, अभी सिर्फ इतना लिख लो कि अभी आगे जाके समझेंगे ऑर्डर टू और बियरर क्या होता है। अभी सिर्फ इतना समझो कि इस एक्ट के अंदर कहीं से भी ये डिफाइन नहीं किया गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सिर्फ इतना बोल दिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन चीजें आती हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, जो कि या तो ऑर्डर के थ्रू पे होंगे, बियरर को पे होंगे, मगर अब ये नहीं बताया कि क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। लेकिन मैंने तुम्हें समझा दिया है ऑलरेडी कि नेगोशिएबल का मतलब होता है फ्री ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू किसी की फेवर में या तो कोई राइट क्रिएट हो रहा है या कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। ये मैं तुम्हारे को समझा ही चुका हूं, ठीक है। अब अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक डेफिनेशन है एक ऑथर ने दिया, उसमें क्या बोला है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट, may be defined as an instrument the property in which means ownership, on property in which का मतलब होता है यहाँ पे property का मतलब है ownership, in which is acquired, यहाँ पे property का मतलब लिख लो ownership, जिसकी ownership acquire कर रहा है by one anyone who takes it bona fide, anyone who takes it bona fide and for value, notwithstanding any defect in the title of the person from whom he took it, from which it follows that an instrument cannot be negotiable unless it is such and is such a state that true owner could transfer the contract or engagement in therein by simple delivery। तुम इसको छोड़ दो, तुम इस डेफिनेशन समझो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये वाली पॉइंट समझाने बैठा ना तुम्हारे को फिर आगे एक नेगोशिएबल होल्डर इन ड्यू कोर्स वाले पॉइंट से लिंक करना पड़ेगा मेरे को, या करा दूं हाथों हाथ। मैं तुम्हारे को वैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स समझा ही चुका हूं, ये सीधे ये वाली पढ़वा दूं या तो मैं समझा ही देता हूं ना, या तुमने समझा तो चुका ही हूं, मैं छुड़वाता क्यों, करवा ही देता हूं। ये लो, तुम लोगों को मैंने अभी होल्डर इन ड्यू कोर्स समझाया था नहीं समझाया था, मैंने तुम्हें यह समझाया था कि ए ने अगर बी को चेक काट के दिया है, ए ने अगर बी को चेक काट के दिया है तो ए हो गया ड्रॉर, और बी को अधिकार दिया, क्योंकि बी को काट के इसका मतलब बी का लीगली अधिकार अपने नाम पे लेने का, तो जो बी हो गया वो यहां पे कौन है, होल्डर, और ये होल्डर भी कौन सा वाला होल्डर है, डी जूरे होल्डर, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, क्योंकि लीगली इसको अपने नाम पे लेने का अधिकार है, लीगली इसको अपने नाम पे लेने का अधिकार है, तो ये होल्डर हो गया। एंड मान लो बी के पास से वो चेक लॉस्ट हो गया, जो मैंने तुम्हें बताया, और बी के पास से वो चेक लॉस्ट होने के बाद सी को मिल गया, सी फाउंड दैट चेक। अच्छा सी को जब ये चीज मिली, अच्छा जब बी को ये चेक मिला तो चेक का मालिक कौन हो गया, जब ए ने बी को चेक काट के दिया तो चेक का ऑनर कौन है, ये बी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बी का टाइटल है वो गुड है, वो गुड टाइटल है, बी का गुड टाइटल है, गुड टाइटल मींस वो लीगल टाइटल है, इसके अपने नाम से इसको लेने का अधिकार था, टाइटल का मतलब होता है ऑनरशिप। तो जब ए ने बी को चेक काट के दिया तो बी उस चेक का गुड टाइटल होल्डर है, मतलब उसका गुड टाइटल है बी का, मतलब बी उस चेक का मालिक हो गया। जब मैं आपको चेक काट के दे रहा हूं तो उस चेक का मालिक कौन हो गया, आप हो गए, और मैं आपको अधिकार दे रहा हूं उस चेक को जाके बैंक में प्रेजेंट करो और पेमेंट क्लियर करवा लो, तो चेक का मालिक कौन हो गया, बी। और जो बी के पास टाइटल है वो गुड टाइटल है, क्यों, क्योंकि उसने चोरी वोरी नहीं करा है, उसको किसी ने अपने आप दिया है, क्योंकि उसका लेन देन होगा उससे पैसे का। लेकिन जब बी के पास से सी को वो चेक पे रोड पे पड़ा वो मिल गया, क्या सी के पास अब वो, जब सी के पास उस चेक सी ने होल्ड कर रखा है,
तो पहली बात तो ये सी भी उसका होल्डर है, चेक का होल्डर है, लेकिन क्या ये डी यूरे होल्डर है, डिफेक्टो होल्डर है। डिफेक्टो होल्डर उसे हम होल्डर नहीं मानते यहाँ पे, और आपको पता है उसे हम इस एक्ट में होल्डर कंसीडर नहीं करते। अच्छा सी के पास टाइटल है, अब उस चेक का मालिक कौन है? सी। अब चेक क्या है? सी के हाथ में जो चेक है, अब चेक का ऑनर मालिक कौन है? सी। लेकिन जो सी का टाइटल है वो गुड टाइटल है, बैड टाइटल है? बैड टाइटल है। क्यों? सी ने लीगली उस चेक को एक्वायर करा है या उसके पास रोड में पड़ा हुआ मिला, उसे रोड पड़ा हुआ है। तो अगर किसी बंदे को रोड में पड़ी हुई चीज मिलेगी या उसने चोरी करी है या कुछ ऐसा है, तो उसका लीगली मालिक माना जाएगा, उसका गुड टाइटल माना जाएगा या बैड टाइटल माना जाएगा? बैड टाइटल। बैड टाइटल का मतलब ये है कि कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो ये अपनी चीज के लिए लड़ नहीं पाएगा। जैसे मान लो अगर कल को ए और बी के बीच में डिस्प्यूट होता है, ये चेक क्लियर नहीं होता, तो बी लड़ सकता है, ए के अगेंस्ट केस कर सकता है कोर्ट में। लेकिन अगर कल को सी को ये चेक क्लियर नहीं होता, बैंक से क्लियर नहीं होता, क्या सी बी के अगेंस्ट केस कर सकता है या ए के अगेंस्ट केस कर सकता है कि तुम लोगों ने मेरे को जो चेक दिया है वो गलत दिया है? बोल ही नहीं सकता वो, क्योंकि रोड पे पड़ा हुआ चेक मिला है और इसका तो टाइटल ही बैड माना जाएगा, इसलिए टाइटल ही बैड माना जाएगा क्योंकि तो इसके मालिक ही नहीं माने जाएंगे, सी मालिक ही नहीं माना जाएगा। मगर अगर तुम सोचो, तुम्हें मैंने बताया था, मान लो डी ने सी को गुड सप्लाई करे थे, इसका मतलब डी ने सी को कंसिडरेशन दिया और सी ने बदले में वही वाला चेक दे दिया जो उसको पड़ा हुआ मिला था। तो लॉ कहता है, अच्छा, और डी ने तो बेचारे ने गुड फेथ में लिए, गुड फेथ में मींस सी पे भरोसा करके लिए, और डी की तो कोई गलती भी नहीं है यहाँ पे। डी ने तो यहाँ पे गुड सप्लाई करे तो अपने माल का पैसा लिया उसने, जो उसने माल सप्लाई करा उसके पैसे लिए। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इसको हम इधर डी को हम क्या बोलेंगे, इधर आपको बताया था मैंने, इधर डी को क्या बोलेंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या बोलेंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। कि अगर पीछे का टाइटल डिफेक्टिव भी है, जैसे बैड टाइटल मींस डिफेक्टिव टाइटल, अगर पीछे का टाइटल डिफेक्टिव भी है, जैसे यहां पे सी का टाइटल डिफेक्टिव है, लेकिन अगर सामने वाला बंदा गुड फेथ में ले रहा है, मतलब गुड फेथ मींस जेन्युइन इंटेंशन, उसकी इंटेंशन जेन्युइन है, वो गुड फेथ में ले रहा है और प्रॉपर उसने तो चीज सप्लाई करी, उसकी कंसिडरेशन दी उसने प्रॉपर डी ने, और उसके बदले में वो चेक ले रहा है, और उसको ये नहीं पता था कि ये चेक चोरी का है या रोड पे पड़ा हुआ मिला है, उसने तो बेचारे ने माल सप्लाई कर उसके लिए, तो डी को मानेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में डी का यहां पे गुड टाइटल माना जाएगा, गुड टाइटल माना जाएगा। तो वो यही कह रहा है, वो कह रहा है नॉर्मली कंसेप्ट ये होता है, नॉर्मल कंसेप्ट ये होता है कि जब जो पीछे वाला बंदा जब टाइटल पास ऑन कर रहा है, तो जिससे पास ऑन हो रहा है, अगर पीछे वाले का टाइटल गुड है तो आगे वाले का भी गुड है, पीछे वाले का बैड है तो आगे वाले का भी बैड है। इसका मतलब नॉर्मल कंसेप्ट ये होता है, जैसे मान लो, सुन लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लो, जब ए ने बी को चेक काट के दिया, जब ए ने बी को चेक काट के दिया 10 लाख का, इसका मतलब बी को लीगली अपने नाम पे लेने का अधिकार है, तो मतलब बी का गुड टाइटल है, मतलब उसको अपने नाम पे लेने का अधिकार है। अच्छा, बी ने आगे सी को ट्रांसफर करा है, वो सुनना पड़े ध्यान से, सी को ट्रांसफर करा है, चेक एंडोर्स करा है, जैसे कह सकते हैं कि मेरी जगह पे तू ले ले पैसे, तो सी का भी गुड टाइटल है क्योंकि इसने अपने हाथ से दिया है बी ने सी को। लेकिन अगर मान लो सी के पास से वो चेक चोरी हो गया, चेक स्टोलन बाय डी, तो जब सी ने डी को काट के दिया, वो सी के पास से जब डी के पास पहुंचा वो चेक, तो डी ने वो चेक चुराया है, तो डी का टाइटल बैड टाइटल हो गया। तो अब जब बी आगे को देगा, डी आगे को देगा, ई को देगा, तो अच्छा ई ने अगर अगर ई को ये बात पता है, अगर ई को ये बात पता है कि ये चोरी का चेक है और तब भी वो ले रहा है, तो ई का टाइटल भी बैड माना जाएगा, बैड टाइटल ही माना जाएगा। तो इसका मतलब मैं समझाना ये चाह रहा था कि जिससे आप पीछे वाले से ले रहे हो, अगर उसका टाइटल गुड है, जैसे बी ने ए ने बी को दिया, तो बी का टाइटल गुड था क्योंकि उसने अपने लीगली अपने नाम से लिया, तो वो गुड टाइटल है। बी ने जब सी को वो चेक दिया, तो सी का भी गुड टाइटल माना जाएगा क्योंकि बी ने उसको प्रॉपर्ली ट्रांसफर करा है। लेकिन जब सी के पास से वो डी पे पहुंचा, तो सी ने ट्रांसफर नहीं करा, डी ने चुराया है, तो सी डी का टाइटल बैड माना जाएगा। और डी के पास से बी के, और डी को ये बात पता थी कि चोरी का चेक है, तब भी उसने ले लिया, सोचा कि क्लियर हो जाएगा, तो ई का टाइटल बैड माना जाएगा। तो मेरा नॉर्मल कंसेप्ट ये होता है कि जिसके पास से आपको वो चीज मिल रही है, अगर उसका टाइटल बैड है तो आपका बैड, मतलब वो कहते हैं ना, चोर का साथ देने वाला भी चोर, यही होता है ना। तुमने कभी सुना हो एक कंसेप्ट,
चोरी की चीज खरीदोगे तो आप भी चोर माने जाओगे, तो चोर का साथ देने वाला भी चोर। तो अगर चोर का टाइटल बैड है तो आपका टाइटल भी बैड ही माना जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, ऊपर वाले केस में, होल्डर एंड ड्यूकर्स के केस में क्या होता है कि अगर पीछे का टाइटल बैड भी है, जैसे यहां पे बी के पास है, जब सी के पास आया तो सी को रोड पे पड़ा हुआ मिला था, या हो सकता है सी ने चुराया होता, तो सी का टाइटल बैड है, लेकिन फिर भी हम डी का टाइटल गुड क्यों मान रहे हैं, क्योंकि डी ने गुड फेथ में लिया है और डी ने प्रॉपर कंसिडरेशन दे के लिया, डी ने तो गुड सप्लाई करा, उसके बदले में चेक लिया है, तो डी का टाइटल यहां पे गुड माना जाएगा, इसलिए हम उसे यहां पे होल्डर इन ड्यू कोर्स मानते हैं। और वो इसका मतलब यहां पे एक चीज निकल के आई कि नॉर्मली तो ये होता है कि जब पीछे वाले का टाइटल गुड है तो आगे वाले गुड माना जाएगा, और पीछे वाले का बैड है तो आगे वाले का भी बैड माना जाता है। लेकिन ऊपर हमने एक चीज देखी, यहां पे हमने एक चीज क्या देखी कि पीछे वाले का अगर टाइटल बैड भी है तब भी इसका गुड माना जाएगा डी का, अगर डी ने गुड फेथ में चीज ली है, टाइटल डिफेक्टिव नहीं है, तो और उस गुड फेथ में लिए जेन्युइन इंटेंशन और प्रॉपर कंसिडरेशन दे के लिए, उसने तो गुड्स वगैरह सप्लाई करता हो तो बेचारा अपने माल के पैसे ले रहा था, उसको थोड़ी पता था कि सी ने उसको गलत चेक दे दिया पड़ा हुआ, तो और डी का टाइटल गुड माना जाएगा और डी होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। और डी के पास अधिकार है, डी के पास अधिकार है, किस चीज का अधिकार है, डी के पास अधिकार है टू फाइल सूट अगेंस्ट ऑल प्रीवियस पार्टीज, ऑल मैंने तो बताया था ना, ऑल प्रीवियस पार्टीज, खाली पहले वाली नहीं, सी नहीं, सी से पहले जितने में सबके ऊपर, अगेंस्ट ऑल प्रीवियस पार्टीज। ये तुम्हारे को मैं बता ही चुका हूं, होल्डर इन ड्यू कोर्स में वो पीछे वाली जितनी पार्टी है सबके ऊपर केस कर सकता है। तो अब इस लाइन को पढ़ो, अब समझ आएगी। A negotiable instrument may be defined as an instrument the property in which, मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है acquired by anyone who takes it bona fide, मतलब जो बंदा genuinely ले रहा है, bona fide means genuine intention है, and for value ले रहा है, notwithstanding any defect of the title in the person from whom he took it, भले ही पीछे वाले ने डिफेक्ट भी कर रखा हो, लेकिन अगर आप bona fide हो, आप genuine हो और आपने प्रॉपर वैल्यू देके चीज ली है, तो आपका वो इंस्ट्रूमेंट गुड टाइटल माना जाएगा। ये पता किसकी बात कर रहा है, होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात कर रहा है, अब तुम्हें समझ आ गई होगी, ये डी की बात कर रहा है कि भले ही पीछे का टाइटल डिफेक्टिव हो, जैसे सी का टाइटल डिफेक्टिव था, लेकिन डी ने गुड फेथ में लिया, जेन्युइन इंटेंशन रखी थी और प्रॉपर कंसिडरेशन देके लिया, फॉर वैल्यू मींस प्रॉपर सामान देके लिया, उसने तो गुड्स दिए थे, उसके बदले अपनी पेमेंट मांगी है, तो प्रॉपर कंसिडरेशन देके लिया है, तो भले ही पीछे वाले का टाइटल डिफेक्टिव लिखा है ना, नॉट विथस्टैंडिंग एनी डिफेक्ट ऑफ द टाइटल फ्रॉम हुम ही टुक इट, भले उसने जिससे लिया है उसका टाइटल डिफेक्टिव हो, तब भी आपका टाइटल गुड माना जाएगा, तब भी आपका टाइटल गुड माना जाएगा। तो इसलिए एक कंसेप्ट है फ्रॉम विच इट फॉलोज दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी नेगोशिएबल अनलेस इट इज सच अ स्टेट दैट द ट्रू ओनर कुड ट्रांसफर द कॉन्ट्रैक्ट और एंगेजमेंट कंटेन्ड देयरइन बाय सिंपल डिलीवरी और इंस्ट्रूमेंट। मतलब वो कह रहा है नॉर्मली तो कंसेप्ट ये होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट तब तक नेगोशिएबल नहीं होता जब तक पीछे वाला ओनर ट्रांसफर ना करे और पीछे वाला बंदा जेन्युइन ना हो। लेकिन मैंने तुम्हें बताया नॉर्मल कंसेप्ट तो यही होता है, नॉर्मल कंसेप्ट तो ये होता है कि अगर पीछे वाला जेन्युइन है, उसके पास गुड टाइटल है, तो आगे वाले को भी गुड मिलेगा, पीछे वाले का बैड है तो आगे वाले को बैड मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसकी, कि अगर पीछे वाले का बैड है लेकिन आगे वाले ने गुड फेथ में लिया है और आगे वाले ने प्रॉपर कंसिडरेशन दे के लिए चीज, और उसको नहीं पता था कि सी के पास वो चीज गलत आई है या पीछे गलत चीज है, तो इस डी का टाइटल गुड ही माना जाएगा, डी का टाइटल गुड ही माना जाएगा। ठीक है जी, यही वो समझा रहा था। तो इस डेफिनेशन का एनालिसिस यही लिखा हुआ है, ये अब आप पढ़ लोगे। तो कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने के लिए दो चीज जरूरी है, नेगोशिएबिलिटी का मतलब दो चीज जरूरी है। पहला, ट्रांसफरेबिलिटी फ्री फ्रॉम इक्विटीज, इक्विटीज का मतलब होता है डिफेक्ट। एक तो आप जो आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट गुड टाइटल में होना चाहिए। एंड ट्रांसफरेबिलिटी बाय डिलीवरी और एंडोर्समेंट। अच्छा, ये डिलीवरी और एंडोर्समेंट क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। व्हाट इज डिलीवरी और एंडोर्समेंट, ये डिलीवरी और एंडोर्समेंट क्या होता है, सुनना बड़े ध्यान से। मान लो ए ने बी को एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज काट के दिया, ए ने बी को एक बिल ऑफ एक्सचेंज काट के दिया, मान लेते हैं वो चेक है, चेक काट के दिया। तो चेक में ऐसे होता है, आपने देखा होगा, पे वाली जगह पे मान लो यहां पे ये है पे अमाउंट और यहां पे आएंगे सिग्नेचर। तो सिग्नेचर वाली जगह पे ए ने अगर बी को चेक काट के दिया मान लो 10 लाख रुपए का, तो यहां पे ए के साइन आएंगे, पे वाली जगह पे बी का नाम आएगा और अमाउंट वाली जगह पे 10 लाख रुपए आ जाएगा। ऐसा होता है।
इसका मतलब हम कहते हैं कि ए ने बी को चेक की क्या दी है, डिलीवरी। इस एक्ट में ना दो चीजें बार बार यूज होंगी, एक वर्ड यूज होगा डिलीवरी और एक वर्ड यूज होगा एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब डिलीवरी वर्ड तो तुम्हें समझ आ गया, जब ए ने बी को चेक काट कर दिया 10 लाख रुपए का, इसका मतलब ए ने चेक की डिलीवरी किसको दे दी है, बी को दे दी है 10 लाख रुपए की। इस चेक का मालिक अब कौन है, बी। अच्छा, अब इस चेक का मालिक कौन है, बी। तो अब सुनना, अब मान लो बी चाहता है कि इस चेक में सी को दे दूं, तो वो इसकी एंडोर्समेंट कर सकता है। एंडोर्समेंट कैसे होती है, सुनना, एंडोर्समेंट होती है ऐसे। अब वो जो चेक की बैक साइड होती है, चेक की जो बैक साइड है उसके पीछे आप एंडोर्समेंट कर सकते हो। तो चेक की बैक साइड पे ना आप इस तरीके से लिख सकता है, वो बी कैसे लिख सकता है, पे टू सी, पे टू सी सम ऑफ ₹10 लाख। और इसके ऊपर साइन कौन मारेगा, बी मारेगा साइन अपने। क्यों, क्योंकि अब चेक का मालिक कौन था, बी। तो मतलब जब ए ने बी को चेक काट कर दिया, तो चेक जब ए ने बी को काट कर दिया, तो इसका मतलब ए ने बी को चेक की डिलीवरी दे दी और चेक का मालिक बी बन गया। लेकिन पहले ए ने दिया तो साइन ए के होंगे। अब इस चेक का मालिक बी बन चुका है, अब पे टू सी, अब बी चाहता है कि मैं पे सी को चेक काट के दूं, तो इसका मतलब यहां पे कौन चेक काट के दे रहा है, बी दे रहा है सी को। तो यहां पे लिखा आ जाएगा पे टू सी सम ऑफ ₹10 लाख। और अब साइन कौन मारेगा, बी। बी क्यों मार रहा है, क्योंकि उस चेक का मालिक बी था, तो बी अपने साइन मार रहा है। इसे हम बोलते हैं एंडोर्समेंट करना, कि आपने किसी और के नाम पे एंडोर्स कर दिया। तो अब ये चेक को कौन क्लियर करवा सकता है, बैंक से सी क्लियर करवा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इसे हम डिलीवरी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अच्छा, एंडोर्समेंट डिलीवरी क्यों, पहले हमने एंडोर्स करा, पहले हमारे को जब देखो, जब पहली बार हमारे को चेक मिला था तो वो खाली डिलीवरी था। जब हम उस चेक को आगे किसी और के नाम पे ट्रांसफर करवा रहे हैं तो वो एंडोर्समेंट कहलाएगा। और जब एंडोर्स करेंगे तो ऑटोमेटिक अब चेक भी अपने पास तो रखेंगे नहीं, उसको दे देंगे, तो डिलीवरी भी उसी के पास चली गई। तो इसका मतलब इसे हम बोलते हैं एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो इसका मतलब जब ए ने बी को काट के दिया था वो चेक, तो वो खाली डिलीवरी था, कि ए ने बी के नाम पे चेक काट के दिया, तो ए ने यहाँ पे साइन मारे, बी का नाम लिख दिया ऊपर पे वाली जगह पे अमाउंट। अब बी उस चेक को सी को देना चाहता है, तो बी, तो उसमें बी क्या रखेगा, चेक, क्योंकि चेक का मालिक अब बी है, तो बी अब बी नीचे पीछे अपने साइन मारेगा चेक के पीछे, और पीछे लिख देगा पे टू सी सम ऑफ ₹10 लाख, सम ऑफ ₹10 लाख लिख देगा कि उसको पे कर दो, और अपने नीचे साइन मार देगा। तो इसे हम बोलेंगे कि बी ने सी के नाम पे चेक एंडोर्स कर दिया, और अब अल्टीमेटली चेक का पोजेशन किसको पकड़ा देगा, वो चेक किसको दे देगा, सी को पकड़ा देगा। तो इसे हम बोलेंगे एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। क्या बोलेंगे, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो एक वर्ड होता है डिलीवरी, दूसरा होता है एंडोर्समेंट। ठीक है जी, ये दोनों वर्ड अब आपको समझ आ गए। तो देखो, कह रहा है इंस्ट्रूमेंट जो है इस एक्ट में दो चीज जरूरी है, एक तो इंस्ट्रूमेंट फ्री ट्रांसफरेबल होना चाहिए, और ट्रांसफरेबिलिटी दो तरीके की होती है, एक होता है डिलीवरी और एक होता है एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ये तुम्हारे को मैंने दोनों ही फर्क समझा दिया, डिलीवरी और एंडोर्समेंट डिलीवरी क्या होता है। अब नीचे क्या बोलता है, देखना बस बड़े ध्यान सुनना। द पर्सन हु ऑब्टेन्स इट इन गुड फेथ, कह रहा है एक ऐसा बंदा ऑब्टेन्स इट इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन गेट इट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट कैन sue upon it in his own name। कह रहा है एक ऐसा बंदा जिसने गुड फेथ में चीज खरीदी है, वो अपने नाम से केस कर सकता है सबके ऊपर। जैसे हमारे एग्जांपल में भले ही पीछे का टाइटल डिफेक्टिव हो, अगर जैसे हमारे एग्जांपल में डी ने तो गुड फेथ में वो चीज ली है, भले ही पीछे का टाइटल डिफेक्टिव, वो सबके ऊपर केस कर सकता है पीछे। वो यही बता रहा है, होल्डर ड्यू कोर्स के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, द होल्डर हैज द राइट टू ट्रांसफर द नेगोशिएबिलिटी कंटिन्यूस टिल मैच्योरिटी। अभी यहाँ पे होल्डर मतलब किसकी बात कर रहा है, वो नॉर्मल होल्डर की बात कर रहा है। जब ए ने बी को चेक काट के दिया, बी होल्डर है, तो अब होल्डर के पास क्या अधिकार है, उसने तो लीगली अपने नाम से लिया, तो कह रहा है उसके पास ट्रांसफर करने का अधिकार है, मतलब वो आगे फर्दर एंडोर्स करना चाहे कर सकता है, होल्डर के पास अधिकार होता है जिसको मर्जी आगे बेचे। अब आता है इफेक्ट ऑफ नेगोशिएबिलिटी। इफेक्ट ऑफ नेगोशिएबिलिटी क्या सकते हो, क्या बोलता है, अब सुनना ही तुम्हें आता है। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज दैट नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। इसको हम लैटिन में बोलते हैं नेमो दत्कोई नन्हाबाद। इसका मतलब वो कह रहा है कि देखो, कोई भी बंदा अपने से बेटर टाइटल नहीं दे सकता, अपने से बेटर टाइटल नहीं दे सकता। मींस अगर आपका टाइटल गुड है तो आप सामने वाले को भी गुड टाइटल दोगे, आपका टाइटल बैड है तो आप सामने वाले को भी बैड टाइटल दोगे। नॉर्मल कंसेप्ट तो ये होता है। लेकिन वो क्या कह रहा है, द एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल अराइज बाय वर्च्यू ऑफ द स्टेट स्टैट्यूट और बाय कस्टम। A negotiable instrument is one such exception which is originally a creation of the mercantile system। कह रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो इसकी एक्सेप्शन है, जहां पे क्या होता है, बोनाफाइड ट्रांसफरी। देखो, जो ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रांसफर, देखो जो ट्रांसफर करता है वो ट्रांसफर, जिसको ट्रांसफर किया जाता है वो ट्रांसफरी। जैसे हमारे एग्जांपल में जो सी है वो ट्रांसफरर है, ये तो फ्रॉड ही है, इसने तो बी को, सी ने जो हमारे एग्जांपल में जो डी को चेक दिया वो गलत चेक दिया, धोखे वाला चेक दिया रोड पे पड़ा हुआ। तो जो सी है वो तो गुड ट्रांसफरर नहीं है,
वो ट्रांसफर तो गुड नहीं है, मतलब वो तो बैड ट्रांसफर है, लेकिन अगर आप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो डी तो है वो कौन है, जेन्युइन ट्रांसफर है, मतलब डी ने तो बेचारे ने गुड फेथ में लिया है। तो जो ट्रांसफर करता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफरर, जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफरी। तो सी का टाइटल तो बेकार है, लेकिन डी का टाइटल तो गुड माना जाएगा क्योंकि उसने गुड फेथ में लिया है, तो वो जेन्युइन ट्रांसफरी है। तो यही कह रहा है, कहता है डज अ बोनाफाइड ट्रांसफरी, तो हमारे एग्जांपल बोनाफाइड ट्रांसफरी कौन है, डी, तुम्हें पता ही है ये। आगे, ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसीडरेशन, उसने तो कंसीडरेशन देके चीज ली है, विदाउट नोटिस ऑफ एनी डिफेक्ट ऑफ टाइटल, उसने प्रॉपर कंसीडरेशन, उसे नहीं पता कि टाइटल डिफेक्टिव है, उसे नहीं पता था कि सी के पास से चेक रोड पे पड़ा हुआ मिला है चोरी का है, उसने तो बेचारे ने कंसीडरेशन दी, प्रॉपर गुड सप्लाई करे और उसके बदले में वो चीज ली है। कहता है एक्वायर द इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, दैट इज उसको क्या मिलेगा, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, दैट इज ही एक्वायर्स अ बेटर टाइटल देन दैट ऑफ द ट्रांसफर, मतलब उसका टाइटल ट्रांसफर से भी गुड होगा। जैसे हमारे एग्जांपल में तो ट्रांसफर का टाइटल बैड था, सी का टाइटल तो बैड था, उसको तो रोड पे पड़ा हुआ चेक मिला है, लेकिन डी का टाइटल मैंने तुम्हें बताया था गुड माना जाएगा, मैंने बताया ना सी का टाइटल बैड है लेकिन डी का गुड माना जाएगा अगर उसने गुड फेथ में चीज ली है और इसके अलावा साथ में उसने प्रॉपर कंसिडरेशन दे के लिया है। तो यही एक एक्सेप्शन है, तो वो यही एक्सेप्शन में क्यों आ गया, ये एक्सेप्शन में क्यों आ गया लिखा ना, तो एक्सेप्शन है कि जनरल रूल तो ये होता है कि अगर पीछे वाले का टाइटल गुड है तो आपका टाइटल गुड माना जाएगा, पीछे वाले का बैड है तो आपका भी बैड होगा। लेकिन हमारा एक्सेप्शन क्या है कि अगर पीछे वाले का बैड है लेकिन आपने गुड फेथ में वो चेक लिया है, प्रॉपर कंसिडरेशन दे के लिया है और आपको नहीं पता था कि वो टाइटल डिफेक्टिव है, तो आपका टाइटल गुड माना जाएगा भले ही पीछे वाले का बैड हो। तो ये इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये पैराग्राफ होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, होल्डर इन ड्यू कोर्स की ही बात कर रहा है, जो मैंने तुम्हारे को समझा दिया। अब आता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंपॉर्टेंट, पहला, द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कंटेन्ड इट, जनरली तो हम यही मानते हैं कि जिसके पास वो चेक है या जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वही उसका मालिक है, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अच्छा, और नेक्स्ट, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट द इंस्ट्रूमेंट, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट द इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट ऑफ टाइटल ऑफ एनी प्रीवियस होल्डर। आ गई बात, ये तुम्हारे को मैं पहले बता चुका हूं कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है उसको जो इंस्ट्रूमेंट मिलता है वो फ्री फ्रॉम ऑल, फ्री फ्रॉम क्या मिलता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को इंस्ट्रूमेंट जो मिलता है फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट मिलता है, मतलब भले ही पीछे वाले का टाइटल डिफेक्टिव भी हो आपका टाइटल गुड माना जाता है। तो इसको, और आप पीछे वाले लिखे ना, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट ऑफ टाइटल ऑफ एनी प्रीवियस होल्डर, जैसे पीछे वाले का टाइटल डिफेक्टिव भी है सी का, तब भी आपका गुड माना जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स गुड फेथ में चीज लेता है तो उसका गुड माना जाता है भले पीछे वाले का डिफेक्टिव भी हो। अब तुम्हें होल्डर ड्यू कोर्स फर्क पता है, द होल्डर इन ड्यू कोर्स इज एंटाइटल्ड टू सू ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज ओन नेम, और मैं तो बताया ना होल्डर इन ड्यू कोर्स अपने नाम से केस भी कर सकता है क्योंकि उसने तो बेचारे ने गुड फेथ में चीज ली है, तो वो अपने नाम से केस भी कर सकता है अगर उसके कुछ गलत होता है। तो डी चाहे तो मैंने तो बताया ना अपने नाम से वो सबके ऊपर केस कर सकते हैं पीछे वाली सारी पार्टीज पे, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। नेक्स्ट कह रहा है दैट द इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल टिल मैच्योरिटी इन केस ऑफ चेक टिल इट बिकम्स स्टेल ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स की जगह लिख लो 3 मंथ्स। अब चेक की जो एक्सपायरी होती है ना वो 3 मंथ्स होती है, चेक की एक्सपायरी 3 मंथ्स का मतलब क्या है, तुम अगर किसी को चेक काट के दे रहे हो तो चेक खाली 3 महीने के लिए वैलिड होता है। कितने महीने के लिए वैलिड होता है, 3 महीने के लिए वैलिड होता है। 3 महीने के बाद वो चेक स्टेल मान लिया जाएगा, स्टेल मान लिया जाएगा मींस बासा हो जाएगा। स्टेल का होता है ना बासी रोटी, घर में हम बोलते हैं ना बासी रोटी है, तो चेक बासा हो जाएगा 3 महीने के बाद। तो चेक की जो वैलिडिटी होती है 3 महीने तक होती है। इसके अलावा अगर आपने किसी को चेक काट के दिया तो उस बंदे की ड्यूटी बनती है कि 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट क्लियर करवा ले, वरना चेक एक्सपायर हो जाएगा। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात समझने वाली ये है कि वो यही कह रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ तब तक ट्रांसफरेबल होता है जब तक वो बासा नहीं होता, मैच्योर हो जाता है, और बासा नहीं, बासा मीन स्टेल नहीं होता। मतलब इसका मतलब ये कि अगर ए ने बी को चेक काट के दिया, अगर बी उस सी को आगे एंडोर्स करना चाहता है, सी उसे डी को एंडोर्स करना चाहता है, आप जो भी एंडोर्समेंट करना चाहते हो उसको फर्दर ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप उसके स्टेल होने से पहले पहले, मतलब एक्सपायरी होने से पहले पहले ही ट्रांसफर कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। और अगर उसकी पेमेंट भी निकलवानी है तो उसके पहले पहले निकलवा सकते हो, बाद नहीं निकलवा सकते। तो ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपने पढ़ लिए। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, को हम अगली वीडियो से करेंगे, ठीक है। आज मेरे को आपका बेस बनवाना बहुत जरूरी था इस चैप्टर का, वो बनवा दिया मैंने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझाया एक चीज करके। आप देखो कि मेरा सिर्फ एक आधा पेज ये और एक पेज, सवा पेज करवाने के लिए मैंने तुम्हारे को, आधा भी नहीं है वो तो पीछे वाला, इतना टाइम लगा दिया, लेकिन तुम्हारा बेस बन गया होगा अच्छा खासा, क्योंकि टेक्निकल चैप्टर टाइम लगता है इस पे। आगे की बात अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपका लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।